होता है कास्टिंग किसको कहते हैं, पूछा गया क्वेश्चन है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में। पशु के सींग काटना कहलाता है क्या, पशु के नाक में छेद करना, पशु के खुर काटना, पशु को जमीन पर गिराना, क्या कहलाता है कास्टिंग। पशु को जमीन पर गिराने को क्या कहते हैं, कास्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, कास्टिंग कहा जाता है। अब कास्टिंग के लिए जो है वो दो मेथड होते हैं, एक तो आता है रियूफ मेथड, एक आता है रियूफ मेथड, दूसरा आता है बुरलेज मेथड, दूसरा आता है बुरलेज मेथड। दोनों के अंदर रस्सी बांध के जो है वो अड़ंगी डाल के पशु को जमीन पर गिराया जाता है। तो किस तरीके से गिराते हैं, ये इधर जो है आता है, तो राइट आंसर है जमीन पर गिराना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अगला अपना, डेयरी पशुओं का अस्थायी दंत सूत्र है। डेयरी पशुओं का अस्थायी दंत सूत्र क्या माना जाता है। तो पहले तो अपन देख लेते हैं कि दांत अस्थायी होते कितने कितने होते हैं, 20 दांत पाए जाते हैं। 20 दांत किस ऑप्शन में है, पहले और तीसरे में। अब इन दो को ही देखते हैं, बाकी के दोनों तो ऑलरेडी कट हो गए, 20 दांत पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर, तो पहला आता है इंसाइजर टीथ होते हैं, गाय भैंस में पाए नहीं जाते हैं, ऊपरी जबड़े में, निचले जबड़े में 4 जोड़ी पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं कैनाइन टीथ की, पाए नहीं जाते हैं। प्रीमोलर टीथ होती है 3 जोड़ी ऊपर वाले जबड़े में, 3 जोड़ी नीचे वाले जबड़े में। जो अस्थायी दांत होते हैं वो कृत्रिम दांत होते ही नहीं, वो तो सिर्फ स्थायी होते हैं। तो ये अपने फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला किसमें दिया गया है, क्या इसमें दिया गया है कि नहीं दिया गया। इसमें तो पहले यहाँ पर ऊपर जो है वो इंसाइजर टीथ दिखा दिए, तो ये फॉर्मूला अपने कट हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा है, ये वाला जिसमें ऊपरी जबड़े में 0, निचले जबड़े में 4, आगे वाले में 0 0 3 3 और 0 0। तो राइट आंसर अपना थर्ड जो है वो अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, श्री चंद्रभागा पशु मेला कहां पर आयोजित होता है। श्री चंद्रभागा पशु मेला कहां पर आयोजित होता है, परबतसर नागौर, पुष्कर अजमेर, झालरापाटन झालावाड़, तिलवाड़ा बाड़मेर। सबसे जो है वो चंद्रभागा पशु मेला के बारे में बताना है। श्री चंद्रभागा पशु मेला कहां पर आयोजित होता है। चलिए आंसर की बात करते हैं। चंद्रभागा पशु मेला जो है वो झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में आयोजित होता है। नेक्स्ट आता है अगला क्वेश्चन है, बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग करना क्या कहलाता है। कोई भी बीमार पशु है या अनुत्पादक या अवांछित गुण वाला पशु है, उसको स्वस्थ पशुओं से अलग करना क्या कहलाता है। डोकिंग, कलिंग, डिबिकिंग और फ्लशिंग। क्या कहलाता है, बीमार पशु को स्वस्थ से अलग करना कलिंग कहलाता है। क्या कहते हैं उसको, कलिंग कहते हैं। तो राइट आंसर है कलिंग, सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगला आता है क्वेश्चन नंबर 140 आता है, साइलेज का पीएच मान होता है। साइलेज का पीएच मान बताना है 6.4, 6.7, 3.5 और 6.2। साइलेज एक तरह का हरा संरक्षित पौष्टिक चारा होता है। कैसा होता है, हरा संरक्षित पौष्टिक चारा होता है, जो फसल को हरी अवस्था में काटकर वायु रहित स्थान पर एयर टाइट साइलो के अंदर इकट्ठा करके स्टोर करके तैयार किया जाता है, जिसको बनाने में 3 महीने का समय लगता है। उसका पीएच मान बताना है। वो जो चारा होता है उसमें लैक्टिक अम्ल और एसिटिक अम्ल बनते हैं। लैक्टिक अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है तो वो मीठी साइलेज होती है, एसिटिक अम्ल की मात्रा ज्यादा होगी तो वो अम्लीय साइलेज होती है। अब आपको बताना है उसमें जो अम्ल है या फिर अपन बात करें कि उसका पीएच मान है वो कितना होता है। तो उसका पीएच मान है 3.5 से 4.2 होता है। तो राइट ऑप्शन में क्या आ रहा है अपने, 3.5 आ रहा है। तो 3.5 इज राइट आंसर। थर्ड ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर है। सभी स्टूडेंट है एक बार क्लास को जमकर लाइक और शेयर करें, जल्दी से लाइक और शेयर करें, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं अपन। एक बार सभी जो है वो क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे। क्या बात है, आज तो सभी जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करके आए हैं, बहुत ही अच्छे, वेरी गुड। चले बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक जो है वो छोटी सी टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो टर्मिनोलॉजी क्या है, नाथ। नाथ किसको कहते हैं, बैल को नियंत्रित करने के लिए नाक में पहनाई जाने वाली रस्सी को क्या कहा जाता है, इस रस्सी को नाथ कहा जाता है, जिससे जो नर पशु होते हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये क्या कहलाती है, नाथ कहलाती है। और ये बुल नोज रिंग होती है, ये भी इनको कंट्रोल करने के लिए बनाते हैं, ये भी इसमें डाली जाती है और इसके ऊपर रस्सी बांधकर जो है इसको कंट्रोल किया जाता है। तो जो है वो नाथ कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, अगला क्वेश्चन है नकलिंग। नकलिंग क्या होता है, नकलिंग चिन्हित करने की एक विधि है पशुओं को, या सींग रोधन की एक विधि है, दुग्ध दोहन की एक विधि है, पशु की आयु ज्ञात करने की विधि है। तो नकलिंग क्या है, किसका एक तरीका है, फटाफट से आंसर देंगे। जितने जल्दी आप फटाफट आंसर देंगे उतना ही जल्दी मैं आप लोगों को कराऊंगी। मैम दोबारा लाइक करेंगे तो अनलाइक हो जाएगा, दोबारा नहीं करना है, एक ही बार करना है, बस शेयर दोबारा करना है। मारवाड़ में सबसे ज्यादा क्या कह रहे हैं, नाथ डाली जाती है, बिल्कुल डाली जाती है। श्री गंगानगर की पावन धरती से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सभी का। चलिए राम राम, वेरी गुड मॉर्निंग। जूनागढ़ से मिली है जिंदगी तो मिसाल कायम करें। इतिहास के पन्नों में आजकल रिश्वत देकर भी नाम लिखे जाते हैं, नाम छपते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। जिंदगी मिली है तो अच्छे से जो है वो आप उसको एंजॉय करें, अच्छे से पढ़ें, अच्छी जॉब पे जाएं, अच्छी पोस्ट पे जाएं, अच्छे अच्छे काम करें, तभी जो है वो आपके नाम बहुत ही अच्छा होगा। चलिए बात करते हैं नकलिंग क्या है। तो नकलिंग क्या है, दुग्ध दोहन का एक दोषपूर्ण तरीका है। क्या है, दुग्ध दोहन का दोषपूर्ण तरीका नकलिंग माना जाता है, जिससे पशु के अयन व थनों में गांठें पड़ जाती हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी कहां पर स्थित है। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी रानीवाड़ा, बीकानेर, अजमेर और गंगानगर। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी अजमेर में है, पद्मा डेयरी है, वो सबसे पुरानी डेयरी है। क्या है, सबसे पुरानी डेयरी है पद्मा डेयरी, जो अजमेर जिले में स्थित है। तो राइट आंसर आता है थर्ड, राइट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगला अपना आता है, घोड़े में नाड़ी गति का मापन किया जाता है। घोड़े में नाड़ी गति का मापन किससे किया जाता है, फेमोरल धमनी से, मैक्सिलरी धमनी से, कॉक्सियल धमनी से और उरु धमनी से। तो घोड़े के अंदर नाड़ी गति का मापन है वो मैक्सिलरी धमनी से या फेशियल धमनी से किया जाता है, जो उसके फेस पर स्थित होती है वो फेशियल या मैक्सिलरी धमनी कहलाती है। तो इससे क्या किया जाता है, घोड़े में नाड़ी गति का मापन किया जाता है। नाड़ी गति क्या होती है, हार्ट बीट होती है, 1 मिनट में उसका हृदय कितनी बार धड़क रहा है वही क्या कहलाती है, उसकी हृदय गति या नाड़ी गति या पल्स रेट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अगला अपना, खारे पानी में डेयरी बर्तन धोने हेतु
काम में लिया जाने वाला पदार्थ है खारे पानी में डेयरी के बर्तन धोने के लिए काम में लिया जाने वाला पदार्थ क्षारीय शोधक, अम्लीय शोधक, जटिल फॉस्फेट और आर्द्रण कारक। खारे पानी में डेयरी बर्तन धोने के लिए कौन सा पदार्थ काम में लेते हैं? जटिल फॉस्फेट काम में लिया जाता है। क्या काम में लेते हैं? जटिल फॉस्फेट की 10% मात्रा है वो क्या काम में ली जाती है? खारे पानी को जो है वो मृदु बनाने में काम में ली जाती है। 10% सोल्यूशन है वो पानी को मृदु जो है वो सॉफ्ट वाटर बनाने में, मृदु वाटर बनाने में हेल्प करता है। तो इतनी मात्रा इसकी पानी की खारेपन को दूर करती है और उससे बर्तन धोने के काम में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अगला, सींग रोधन का सर्वोत्तम तरीका होता है। सींग रोधन का सर्वोत्तम तरीका होता है, सींग रोधन को डीहॉर्निंग के नाम से जाना जाता है। सबसे उपयुक्त तरीका आरी द्वारा, रासायनिक विधि, डीहॉर्नर विधि और उपयुक्त सभी। तो कौन सा विधा है सबसे उपयुक्त मानी जाती है? राइट आंसर देंगे फटाफट से सभी स्टूडेंट्स। सींग रोधन का सबसे उपयुक्त तरीका है रासायनिक विधि। रसायन के द्वारा पशु में डीहॉर्निंग की जाती है, सींग रोधन किया जाता है। राइट आंसर है डीहॉर्निंग, रासायनिक विधि से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुअर का नमकीन मांस क्या कहलाता है? दो तरह के मांस होते हैं, एक तो सुअर का नॉर्मल मीट होता है, एक सॉल्टेड मीट होता है। तो सुअर का नमकीन मांस क्या कहलाता है? पोर्क, व्हील, वेनिसन और बीकॉन। सुअर का नमकीन मांस क्या कहलाता है? बीकॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? बीकॉन कहलाता है। व्हील जो है वो नवजात बछड़े के मांस को कहते हैं। व्हील है वो नवजात बछड़े का मांस कहलाता है। पोर्क सुअर का नॉर्मल मीट कहलाता है। वेनिसन है वो हिरण के मांस को कहते हैं। किसके मांस को? हिरण के मांस को वेनिसन कहा जाता है। तो राइट आंसर इज फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, हे में शुष्क पदार्थ की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे में शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी पाई जाती है? 40 से 50%, 50 से 60%, 60 से 80% और 85 से 90%। आंसर देना है इसके अंदर कितनी मात्रा में शुष्क पदार्थ पाए जाते हैं। हे में शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी पाई जाती है? जल्दी से आंसर देंगे। हे में शुष्क पदार्थ की मात्रा है वो 85 से 90% होती है। कितनी होती है? 85 से 90% हे में शुष्क पदार्थ पाया जाता है। और नमी की मात्रा है वो कितनी होती है? 14 से 15% नमी है हे के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अगला, जुगाली करने वाले पशु जिन्हें रोमंती पशु कहा जाता है में ऊपरी जबड़े में दांतों की संख्या कितनी होती है? जुगाली करने वाले पशु में ऊपरी जबड़े में दांतों की संख्या कितनी पाई जाती है? तो ऊपरी जबड़ा, जबड़े को बना लेते हैं अपन। देखिए ये पशु का माउथ होता है, इस तरीके से मुंह होता है। मुंह के अंदर ऊपरी जबड़े में इंसाइजर टीथ तो क्या होता है? अनुपस्थित होते हैं। यहां पर क्या होता है? डेंटल पैड होता है। इसी के जस्ट नीचे क्या पाए जाते हैं? कृतन दांत पाए जाते हैं जिन्हें इंसाइजर टीथ कहते हैं। ये टोटल कितनी संख्या में होते हैं? टोटल जो है वो 8 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 8 दांत होते हैं। 4 जोड़ी पाए जाते हैं। दूसरे दांतों की बात की जाती है वो आते हैं प्रीमोलर टीथ, जो 3 जोड़ी तो ऊपरी जबड़े में, 3 जोड़ी निचले जबड़े में पाए जाते हैं। तो अपने ऊपरी जबड़े की बात करते हैं अभी अपन। तो ऊपरी जबड़े में पूछा है अपने को, फिर अगला आता है मोलर टीथ। मोलर टीथ की संख्या भी 3 जोड़ी होती है। तो ये मोलर टीथ बना दिया अपने, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो ये 3 जोड़ी जो है वो मोलर टीथ हो गए। तो ऊपरी जबड़े में दांतों की संख्या को देखो, काउंट करते हैं। 3 और 3 6 इधर हो गए, 6 ही दूसरी साइड हो गए। तो टोटल कितने दांत हो गए? 12 दांत है वो क्या पाए जाते हैं? ऊपरी जबड़े में उपस्थित होते हैं। निचले जबड़े की पूछ ली जाए तो सेम एज इट इज, ये 12 के 12 तो नीचे होते हैं और साथ में 8 और हो जाते हैं। तो 12 और 8 कितने होते हैं? 20 दांत निचले जबड़े में पाए जाते हैं। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आता है, पशुओं में सींग रोधन हेतु उपयुक्त उपकरण बताना है। पशुओं में सींग रोधन हेतु उपयुक्त उपकरण बताना है। तो बड़ी जो कास्टेटर यंत्र, डीहॉर्नर, लैक्टोमीटर यंत्र और उपयुक्त सभी। सींग रोधन के लिए कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है? फटाफट से आंसर दें सभी स्टूडेंट्स। पशुओं में सींग रोधन हेतु कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है? पशुओं में सींग रोधन हेतु उपयुक्त उपकरण है वो डीहॉर्नर होता है, क्योंकि सींग रोधन को क्या कहते हैं? डीहॉर्निंग कहते हैं। डीहॉर्निंग से ही डीहॉर्नर यंत्र आता है। तो ये बात हो गई डीहॉर्नर यंत्र की। आगे डीहॉर्नर के बारे में डिटेल में भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र है वो कहां पर स्थित माना जाता है? तो देखते हैं, राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान डिलीट हो गया शायद वो, चलिए कोई बात नहीं। घोड़ा अनुसंधान संस्थान है वो हिसार हरियाणा में। कहां पर है? घोड़ा अनुसंधान केंद्र है हिसार हरियाणा में आता है। नेक्स्ट आता है अपने, इसके बारे में बात करते हैं, पशुओं के पानी पीने के लिए कुएं के बाहर बनाया गया होज है वो क्या होता है? बैग जाने पे नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। जो घोड़ा अनुसंधान केंद्र है वो हिसार हरियाणा में है। और अगला अपन बात करते हैं, पोया खेल क्या होती है? पोया खेल किसे कहते हैं? पशुओं के पानी पीने के लिए, क्या हो रहा है अभी? पशुओं के पानी पीने के लिए कुएं के बाहर बनाया गया लंबा होज क्या कहलाता है? जो है वो होज कहलाता है। और जो छोटा होज होता है उसे क्या कहते हैं? खेल कहते हैं। तो पो और खेल इस तरीके से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अगला, गुणांकन तालिका द्वारा चुनाव से सर्वोत्तम पशु के लिए निर्धारित अंक कितने होते हैं? सर्वोत्तम पशु के लिए निर्धारित अंक है वो कितने रखे जाते हैं? 75 से 100 अंक होते हैं। सर्वोत्तम श्रेणी में 75 से 100 अंक वाला पशु आता है। और उत्तम श्रेणी के अंदर 50 से 75 अंक वाला, 0 से 50 वाला जो है वो साधारण श्रेणी में आता है। तो राइट आंसर की बात होगी इसमें, गुणांकन तालिका में सर्वोत्तम अंक पूछे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, डिबिकिंग में चोंच कटाई हेतु कितना अनुपात रखा जाता है? डिबिकिंग में चोंच कटाई के लिए अनुपात कितना रखा जाता है? बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया से छोटी गाय वाला पूछ रहे हैं भाई। मैंने आज दिन तक उसका नाम नहीं सुना है। अगर आपने कहीं सुना है, कहीं पढ़ा है तो अच्छी बात है, और मुझे कहीं ना इसके बारे में कहीं कुछ मिला है तो मुझे इसके बारे में भाई जानकारी नहीं है। हाँ, मेरे को जितनी जानकारी होगी, अगर नहीं होगी किसी चीज से रिलेटेड तो मैं आपको देख के बताऊंगी कहीं से, लेकिन अच्छी चीज बताऊंगी जो चीज आपके काम की हो। तो ये क्वेश्चन तो मुझे कहीं मिला नहीं, तो इसके लिए माफी चाहूंगी आपसे। आगे अपन अपनी जो कंटिन्यू क्लास है उसको करते हैं। तो ये देख लीजिए आप एक बार, डिबिकिंग में चोंच कटाई हेतु अनुपात कितना रखा जाता है? डिबिकिंग में चोंच कटाई हेतु कितना अनुपात रखते हैं? 1/4 रेशियो है 1/8 रखा जाता है। 1/8 रेशियो 1/4 1 जो है वो हाफ रखा जाता है, या आधा आधा जो है वो इसकी काटी जाती है। 1 जो है 1/4 रखी जाती है। तो चलिए बात करते हैं अपन, डिबिकिंग हेतु चोंच कटाई का अनुपात है कितना रखा जाता है? कुछ इस तरीके से काटी जाती है। ऊपरी चोंच है वो तो
1/4 भाग काटी जाती है और निचली चोंच है वो 1/8 पार्ट काटी जाती है। इस अनुपात में रखते हैं तो ऊपरी चोंच है 1/4 हो गई, नीचे वाली 1/8 हो गई, तो राइट आंसर अपना आ जाएगा फर्स्ट। राइट आंसर है डिपिकिंग हेतु चोंच कटाई का अनुपात है वो फर्स्ट रखा जाता है। अगला अपना क्वेश्चन आता है पशु की उम्र ज्ञात करते हैं। पशु की उम्र किससे ज्ञात करते हैं? खुर देखकर, सींग देखकर, दांत द्वारा, उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल राइट आंसर है। थोड़ी देर पहले अपन देख भी चुके हैं इससे रिलेटेड सारी चीजें। तो ये सारे ही पशु की आयु ज्ञात करने के फॉर्मूले होते हैं, सारे ही पशु की आयु ज्ञात करने के मेथड्स होते हैं। तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टैगिंग किस में प्रचलित है? टैगिंग है वो मोस्टली किस में प्रचलित मानी जाती है? गाय, भैंस, भेड़ और मुर्गी। किस पशु और पक्षी में प्रचलित मानी जाती है? मुर्गियों में सर्वाधिक प्रचलित मानी जाती है। लेकिन इसके जो ईयर टैगिंग है वो किस में प्रचलित है? गाय और भैंस में प्रचलित मानी जाती है। तो ये भी इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईयर टैगिंग गाय और भैंस में की जाती है, जबकि पैरों पर, गले में और पंखों में टैगिंग है वो मुर्गियों में की जाती है। तो राइट आंसर है इसका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अगला, टैटूइंग क्या है? टैटूइंग क्या है? पशुओं को चिन्हित करने का एक तरीका, पशु की रंग पहचान का एक तरीका, पशुओं में सींग रोदन का एक तरीका, आमाशय का वर्गीकरण। तो टैटूइंग क्या है एक तरीके का? बताओ जल्दी आंसर बताओ और एक बार क्लास को जमकर लाइक और शेयर भी करो। सभी स्टूडेंट एक बार क्लास को लाइक और शेयर करेंगे फटाफट से। न्यू बैच ऑफलाइन है वो आज से ही स्टार्ट हो रहे हैं। बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया में जब भी ट्रेनिंग के लिए आएंगे आपको याद करेंगे। चले बात करते हैं इसके अंदर राइट आंसर की। टैटूइंग क्या है? तो टैटूइंग पशुओं को चिन्हित करने का एक तरीका है, एक परमानेंट तरीका है, एक स्थायी मेथड है गाय और भैंस को चिन्हित करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अगला, भ्रूण का विकास मादा जननांग के किस भाग में होता है? भ्रूण का विकास है मादा जननांग के किस भाग में होता है? अंडाशय, डिंब वाहिनियां, गर्भाशय और योनि। तो भ्रूण का विकास है जो एम्ब्रियो होता है, फीटस होता है, उसका डेवलपमेंट है वो मादा पशु के गर्भाशय में होता है। उसका डेवलपमेंट कहां पर होता है? गर्भाशय में होता है, क्योंकि गर्भाशय से गर्भाशय ग्रंथियां होती हैं, उनसे गर्भाशय दुग्ध निकलता है, यूटेरिन मिल्क होता है जिसे गर्भाशय दुग्ध कहते हैं, उसके द्वारा जो है वो जो भ्रूण होता है उसको पोषण मिलता है। तो इसका जो है वो विकास कहां पर होता है? गर्भाशय में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खीस में कौन सी प्रोटीन सर्वाधिक पाई जाती है? खीस में कौन सी प्रोटीन सर्वाधिक पाई जाती है? कैसीन, कैरोटीन, एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन। खीस में ग्लोबुलिन प्रोटीन है वो अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसके कारण खीस में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। और खीस को इस प्रोटीन के पाए जाने के कारण जब गर्म करते हैं तो वो कोगुलेट हो जाती है, स्कंदित हो जाती है, इसके कारण खीस है वो फट जाता है गर्म करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, निम्न में से हरा दलहनी चारे का उदाहरण है? निम्न में से हरा दलहनी चारे का उदाहरण है? हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। चलिए नाम का बात करते हैं अगला, निम्न में से हरा दलहनी चारे का उदाहरण कौन सा माना जाता है? बाजरा, जई, चमला और मक्का। तो ये कौन कौन से चारे हैं? तो दलहनी पूछा है यहाँ पर। बाजरा कैसा? अदलहनी है। दूसरा जई भी अदलहनी है। चमला क्या है? दलहनी है। मक्का भी अदलहनी। तो राइट आंसर क्या आएगा अपना? चमला है वो हरे दलहनी चारे का एग्जाम्पल माना जाता है। ये आहार से संबंधित क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन अपना आता है, काटने वाले दांत क्या कहलाते हैं? काटने वाले दांत क्या कहलाते हैं? जिन्हें कैनाइन टीथ कहा जाता है या इंसाइजर कहा जाता है, प्रीमोलर या मोलर कहा जाता है। इसमें कई स्टूडेंट गलत करके आते हैं कि मैम काटने वाले दांत तो जो होते हैं उन कील दांतों को कहा जाता है, कैनाइन टीथ को कहा जाता है। लेकिन गाय भैंस में काटने वाले दांत कौन से होते हैं? इंसाइजर टीथ होते हैं, जो चारे को काटने में हेल्प करते हैं, उन्हें ही काटने वाले दांत या कृतन दांत कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? काटने वाले या कृतन दांत है वो ये इंसाइजर टीथ कहलाते हैं। जबकि कैनाइन टीथ होते हैं वो कील दांत होते हैं जो चीरफाड़ करने का काम करते हैं, जो मांसाहारी प्राणियों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन अपना आता है, भेड़ में निषेचन की क्रिया क्या कहलाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भेड़ में निषेचन की क्रिया है मैटिंग प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? तो भेड़ में मैटिंग प्रोसेस को क्या कहते हैं? सर्विंग, टपिंग, काविंग और लेइंग। भेड़ में निषेचन की क्रिया को टपिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं? टपिंग कहते हैं। और इनमें ब्याने की क्रिया है वो लैम्बिंग कहलाती है। भेड़ का बच्चा देना है वो या ब्याना या प्रसव की क्रिया लैम्बिंग कहलाती है। जो मादा पशु होती है उसे ईव या डैम कहते हैं, जो पूछा जाता है एग्जाम में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उसको पढ़ने से पहले नेक्स्ट क्वेश्चन से पढ़ने से पहले अपन जो है वो कुछ टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं बेसिक। बाढ़, बाढ़ किसको कहते हैं सभी जानते हैं। गांव के अंदर आपने देखा होगा जो पशुओं को खेतों में घुसने से रोकने के लिए खेत के चारों ओर बबूल, खरनी, थोर, रतनजोत आदि कंटीले जो पेड़ होते हैं वो लगा दिए जाते हैं, अथवा काट छांट करके जो टहनियां या जंगली झाड़ जंखाड़ लगाकर दीवार बना दी जाती है, उसे क्या कहा जाता है? बाढ़ कहा जाता है। यहाँ पर दो इमेजेस आपको दिखाई दे रही होगी। ये फर्स्ट इमेज है जिसमें जो है वो कांटे वाले पौधे लगा दिए गए हैं। दूसरा यहाँ पर कंटीली झाड़ियां हैं इस तरीके की लगा दी गई हैं। तो ये जो है वो क्या कहलाती है? बाढ़ कहलाती है। जो बाहरी रूप से जो भी आवारा पशु होते हैं उनसे खेत की सुरक्षा करती है। खाना खाने का समय कब है? खाना आज खा के बैठना है भाई। मैडम जी नाम ले लो हमारा भी, कार्तिक पालीवाल दिलकेश है बीकानेर से। वेरी गुड आफ्टरनून। अब तो आफ्टरनून हो गया है, सुबह से अपन लगे हुए हैं, तब से मॉर्निंग था। वेरी गुड आफ्टरनून मैम। सैफर का सूत्र जो है उससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, मैं आपको बता चुकी हूं। चलिए एक बार वापस से आप जो है वो चेक कर लेना इसको जब क्लास खत्म हो जाए तो पीडीएफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अगला। 200 क्वेश्चन होने के बाद 2 मिनट का और ब्रेक लेंगे अपन। अभी जो है वो आगे चलते हैं, फिर खाएंगे खाना। चलिए अगला आता है, वीर्य भंडारण हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है? वीर्य भंडारण के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ओजोन। तो वीर्य भंडारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन उपयोग किया जाता है। तरल या द्रव नाइट्रोजन है उसका उपयोग वीर्य भंडारण के लिए किया जाता है। और उसके लिए कौन सा यंत्र काम में लेते हैं? क्रायो कैंजार यंत्र काम में लिया जाता है। वेरी गुड आफ्टरनून राम राम सूरतगढ़ से, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अगला, एक मध्यम प्रकार के आमाशय में 80% भाग क्या होता है? एक मध्यम प्रकार का आमाशय है उसमें 80% भाग किसका होता है? रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। तो 80% भाग किसका होता है? रूमेन का होता है। टोटल जो है वो 80% भाग रूमेन होता है। रेटिकुलम टोटल आमाशय का 5% होता है। ओमेजम 7 to 8% होता है। एबोमेजम भी 7 to 8% होता है। तो सबसे ज्यादा भाग है वो रूमेन का होता है। तो राइट आंसर अपना 80% भाग है वो रूमेन का होता है। रूमेन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना,
पशु का उसके आर्थिक उत्पादन के गुणों के आधार पर चयन करना क्या कहलाता है? मतलब आर्थिक उत्पादन हो रहा है, उनसे प्रोडक्शन हो रहा है, उनको देखकर पशु का चयन किया जाता है। तो व्यक्तिगत चयन में क्या करते हैं? बाहरी गुणों को देखा जाता है। वंशावली चयन में परिवार के सदस्यों को देखा जाता है। परिवार वाला ये सेम ही चीज है। तो लास्ट ऑप्शन आता है संतति परीक्षण। उसमें क्या करते हैं? नर पशु का मादा पशु के साथ जो है वो क्रॉस कराते हैं, फिर उनकी जो संतान उत्पन्न होती है उन संतान का प्रोडक्शन देखा जाता है और उनके प्रोडक्शन को देखकर ही पशु का चयन किया जाता है। तो ये मेथड आर्थिक उत्पादन गुणों के आधार पर पशु का चयन करना क्या कहलाता है? प्रोजेनी टेस्टिंग या संतति परीक्षण या आनुवंशिकी चयन के नाम से जाना जाता है। एक बार सभी स्टूडेंट है वो क्लास को जमकर लाइक और शेयर कर देंगे। बिल्कुल बूंदी से जय जौहर। आईसीआर के नोट्स हैं वो भी आप संस्थान से परचेज कर सकते हैं। चलिए अगला अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गाय व भैंस की औसतन आयु होती है। गाय व भैंस की औसतन आयु कितनी होती है? 10 से 15 वर्ष, 15 से 20, 20 से 23 और 30 से 35। तो गाय और भैंस की औसतन आयु बताएंगे सभी मैडम मैं भीलवाड़ा से। बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आप सभी का। मैम आज तो मौज कर दी, बिल्कुल जो है वो काफी लंबे टाइम तक मौज बनने वाली है। आज पूरी एक साथ चीजें अपनी कवर हो जाएंगी पशुपालन की। तो गाय व भैंस की औसतन आयु 10 से 15, 15 से 20, 20 से 23 और 30 से 35 कितनी होती है? 20 से 23, कई जगह पर 20 से 25 भी आता है, तो एक ही बात है, एवरेज जो होती है वो 20 से 23 वर्ष गाय व भैंस की औसतन आयु मानी जाती है। भेड़ और बकरियां हैं वो 10 से 15 साल जीवित रहती हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पशुओं का निष्कासन या छंटनी करते समय किस मापदंड को ध्यान में रखना चाहिए? पशुओं का निष्कासन या छंटनी करते समय कौन से मापदंड को ध्यान में रखना चाहिए? उम्र को, दूसरा प्रोटेक्शन को, तीसरा डिजीज को, चौथा था उपरोक्त सभी। तो पशुओं की छंटनी करते समय सभी तरह की बातों को ध्यान में रखना चाहिए। उम्र भी ध्यान में रखनी चाहिए, प्रोडक्शन भी देखा जाता है, रोग भी देखा जाता है। तो अपना ऑप्शन आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। उपयुक्त सभी को देखकर पशुओं की छंटनी या चयन करना चाहिए। चलिए अगला नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, जुगाली करने वाले पशुओं में कृतन दांतों की संख्या कितनी होती है? जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं जिन्हें रोमंथी पशु कहा जाता है, उनमें कृतन दांतों की संख्या अभी अपन ने देखी थी। यहाँ पर डेंटल पैड है, नीचे वाले जबड़े में कृतन दांतों की संख्या कितनी थी? 8 दांत थे। तो जोड़ी में अपन कहेंगे तो 4 जोड़ी, यहाँ पर ऑप्शन जोड़ी में है तो 6 जोड़ी नहीं पाए जाते, 4 जोड़ी बिल्कुल राइट आंसर है। तो राइट आंसर अपना 4 जोड़ी है। जुगाली करने वाले पशुओं में कृतन दांतों की संख्या पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना अगला, निम्न में से रुमेन का कौन से भाग से जठर रस स्रावित होते हैं? निम्न में से जो पशुओं का रोमंथी पशु होता है, सॉरी रुमेन नहीं है, रोमंथी पशुओं के कौन से भाग से जठर रस है वो स्रावित होते हैं? रुमेन से नहीं होता है, रुमेन खुद एक पार्ट होता है। रोमंथी पशु के आमाशय का 4 पार्ट होते हैं, रुमेन, रेटिकुलम, अमेजम और एपोमेजम। इनमें से कौन से भाग से जठर रस स्रावित होता है? तो कौन से भाग से जठर रस स्रावित होता है? एपोमेजम से होता है। कौन से पार्ट से होता है? एपोमेजम से जठर रस स्रावित होता है। वहीं पर फूड का डाइजेशन होता है। इसी के कारण से सत्य या वास्तविक आमाशय के नाम से, ट्री स्टमक के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर इज 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति है वो सूडो रुमिनेंट कहलाती है? निम्न में से कौन सी प्रजाति सूडो रुमिनेंट कहलाती है? ऊंट, गाय, कुत्ता और घोड़ा, ये सब जो है वो कौन सी प्रजाति है वो सूडो रुमिनेंट कहलाती है या आभासी रोमंथी पशु कहलाते हैं? तो पहला ऑप्शन आता है ऊंट। ऊंट आता है, लामा आता है, हिप्पोपोटेमस आता है। ये दोनों ही कैसे पशु हैं? आभासी रोमंथी पशु कहलाते हैं। गाय है वो कैसा पशु है? रोमंथी पशु है। कुत्ता और घोड़ा कैसे हैं? ये अरोमंथी पशु हैं। तो ये अपने आंसर आ गया फर्स्ट। ऊंट है वो आभासी रोमंथी पशु का एग्जाम्पल है। बिल्कुल झालावाड़ से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। अभिषेक, राजपुरोहित, लखन, ताराचंद, पुष्पेंद्र, सचिन, ईश्वर गुजर, वेरी गुड मैम। मेरा नाम भी लोरा केश है, अभिषेक है, चेतराम है, इसके अलावा चेतराम मीना है, सुरेश है, विनोद है, ललिता बाई है, पायल है, मंजू है, धर्मेंद्र, पंकज, विनोद, बंटी, अभिषेक, आशा, बंटी, पिंटू, बबली, यादव, गिरिराज, पायल, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए अब बात करते हैं इसके अंदर, रूमिनेंट्स द्वारा खाए जाने वाले तार, कील आदि रूमेन के किस भाग में रुक जाते हैं? रूमिनेंट्स जो एनिमल्स होते हैं, जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, उनके द्वारा भोजन में अनडिजायरेबल पार्ट्स उनको कंज्यूम कर लिया जाता है। जैसे जो है वो कंकड़ पत्थर हो गए, कील हो गई, कोई भी अनडिजायरेबल पार्ट है जो बॉडी को अंदर से डैमेज करते हैं, वो अगर खा लिए हैं तो उन पदार्थों को रूमेन के आगे जो है वो किस भाग में जो है उनको बाहर निकाल दिया जाता है वापस से उसको। तो कौन सा भाग जो है इस भाग में आगे जाने से रोकते हैं? आदि रूमेन के नहीं आता है, रोमंथी के। थोड़ा सा देखो इसमें मिस्टेक आ गई है, टेक्निकल एरर है। रूमेन की जगह रोमंथी के किस भाग में रुक जाते हैं? तो रोमंथी पशुओं के किस भाग में रुकते हैं? रूमेन, रेटिकुलम, अमेजम और एपोमेजम। कौन से भाग में रुकते हैं? रेटिकुलम के द्वारा जो है इनको रोक लिया जाता है और क्या करते हैं? जुगाली के द्वारा मुंह से बाहर निकाल दिया जाता है। ये जो होता है वो इस तरह के अनडिजायरेबल पार्ट्स को जो है वो आगे जाने से रोकता है। और दूसरा जो है इसकी जो शेप होती है, इसकी आकृति है मधुमक्खी के छत्ते के समान होने के कारण इसे हनी कॉम्ब के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर अपना सेकंड, रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन आता है, कील दांत किन पशुओं में पाए जाते हैं? कील दांत किन पशुओं में पाए जाते हैं? तो देखिए कुत्ता, बिल्ली, सुअर और सभी, क्या सभी में पाए जाते हैं कि कील दांत? इस तरीके से कील दांत बोलते हैं। इस तरीके से ये जो है बड़े वाले जो नैश होते हैं, ये कील दांत होते हैं, ये चीर फाड़ करने का काम करते हैं। तो ये कौन से पशु में पाए जाते हैं? कुत्ते में भी पाए जाते हैं, बिल्ली में भी, सुअर में भी, सभी में पाए जाते हैं कील दांत है। सभी पशुओं में कितने जोड़ी पाए जाते हैं? 2 जोड़ी दांत है वो कील दांत पाए जाते हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं इनसाइड द टीथ के आगे की तरफ ये स्थित होते हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला अपना क्वेश्चन आता है, उसको देखने से पहले एक बार क्लास को सभी स्टूडेंट्स हैं लाइक और शेयर करेंगे ताकि मेरा जोश और उत्साह भी बना रहे, साथ ही साथ आप लोग है बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी तैयारी है उसको अंजाम दे सके। तो इसके लिए एक बार क्लास को लाइक और शेयर करें फटाफट से, फिर अपन कंटिन्यू करते हैं। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। 1 और 2 आंसर आ रहे हैं। मैम क्या कह रहे हैं? क्वालिटी क्या कह रहे हैं भाई? समझ नहीं आ रहा है, आपका जो है वो ऊपर चला गया है मैसेज है। मजा आ गया आज तो, बिल्कुल जय बोलो खाटू श्याम जी की। चलिए
डोज या ढोल, डोज या ढोल जो है वो क्या होता है, किसको कहते हैं? पशुओं को रोकने के लिए बाढ़ के स्थान पर मिट्टी की ऊंची दीवारें बनाई जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है? डोज कहा जाता है। जो बाढ़ होती है, वो जो झाड़ियों की इनकी बाढ़ होती है, उसके स्थान पर क्या लगाया जाता है? मिट्टी की जो पाल बांधी जाती है, उसे क्या कहते हैं? डोज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? डोज या डोल कहा जाता है। इस तरीके से ये जो मिट्टी की पाल है वो डोज या डोल कहलाती है। तो राइट आंसर अपना डोज या डोल, मिट्टी की पाल को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बछड़ों को सींग रहित करना लाभदायक है। बछड़ों को सींग रहित क्यों करते हैं? डीहॉर्निंग क्यों करते हैं? बाड़ों में कम स्थान घेरते हैं, सींग से दूसरे पशु को नुकसान पहुंचाते हैं, बछड़े को नियंत्रित करना आसान हो जाता है और उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर देना है, बछड़ों को सींग रहित क्यों किया जाता है? तो ये सभी कारण होते हैं, स्थान भी कम घेरते हैं, एक दूसरे पशु को नुकसान भी पहुंचाते हैं और नियंत्रित करना भी आसान हो जाता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है? बछड़ों को सींग रहित किया जाता है। तो ये सब के लिए जो है वो सींग रहित करते हैं। तो राइट आंसर अपना फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अगला अपने, ऐसा पशु जिसके मुख में सभी स्थायी दांत निकल आते हैं उस अवस्था को क्या कहते हैं? ऐसा पशु जिसके मुंह में सभी स्थायी दांत निकल जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? टूटा मुख या ब्रोकन माउथ, भरा मुख या फुल माउथ, पोपला मुख या गिमर माउथ, दंत्युपुर या डेंटल पैड। उसे क्या कहा जाता है? जिसके मुंह में पूरे 32 स्थायी दांत आ गए हो उसे क्या कहते हैं? भरा मुख या फुल माउथ कहा जाता है। टूटा मुख, जिसके पशु में एक या एक से अधिक स्थायी दांत टूट गया हो वो क्या कहलाता है? टूटा मुख या ब्रोकन माउथ कहलाता है। बिल्कुल, थोड़ा सा वेट करें, फिर अपन ब्रेक लेंगे 5-7 मिनट का। टोटल जो है वो 200 क्वेश्चन हो जाए, उसके बाद अपन कंटिन्यू करते रहेंगे। एक बार ब्रेक लेंगे लेकिन 200 क्वेश्चन होने दो। थोड़ा सा जो है वो धैर्य रखें, जितना आप लोग जो है वो धैर्य रखेंगे उतना ही अच्छी जो है वो आप लोगों को सफलता मिलेगी। तो बहुत जो है वो जल्दी अपन सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। तो चले कंटिन्यू करते हैं। पोपला मुख किसे कहते हैं? ऐसा पशु जिसके मुंह में एक भी दांत नहीं हो, पूरा मुंह जो है वो खाली हो, उसको क्या कहते हैं? पोपला मुख कहते हैं। दंत्युपुर, इस तरीके से उत्तकों की एक कठोर परत होती है, टिश्यूज की एक हार्ड लेयर होती है अपर जो के अंदर, उसे क्या कहा जाता है? दंत्युपुर या डेंटल पैड कहते हैं। बिल्कुल, जैसलमेर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सभी का। भैंसों का रखवाला का भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पशु में चवन्नक दांत का तीसरा जोड़ा किस आयु में निकलता है? पशु में चवन्नक दांत का प्रथम जोड़ा मैं बता चुकी हूं आपको। अब बात करते हैं चवन्नक दांत का जो तीसरा जोड़ा है वो किस आयु में निकलता है? तो पशु में चवन्नक दांत है जिन्हें मोलर टीथ कहते हैं। तो मोलर टीथ है वो इनके साथ ही निकलते हैं। जैसे ही कृतन दांत का तीसरा जोड़ा निकलता है उसी के साथ मोलर टीथ भी निकलता है। तो चवन्नक दांत का, या फिर अपन इंसाइजर टीथ की बात करते हैं। बिल्कुल, हितेंद्र सिंह का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बात करें अपन इसके अंदर चवन्नक दांत या इंसाइजर टीथ, तो इन चवन्नक दांतों के बारे में पूछा, मोलर टीथ जिन्हें कहते हैं। तो कृतन दांत का प्रथम जोड़ा है वो 2 से 2.5 साल की उम्र में निकलता है। फिर जो है दूसरा जोड़ा आता है वो 2.5 से 3 साल की उम्र में, फिर 3 से 3.5 साल की उम्र में निकलता है, फिर 4 से 4.5 साल की उम्र में निकलता है। जो तीसरा जोड़ा कृतन दांत का निकलता है उसी के साथ क्या निकलता है? मोलर टीथ का भी तीसरा जोड़ा निकलता है। तो राइट आंसर 3 से 3.5 आ गया। तो 3 से 3.5 किस ऑप्शन में है? अपने थर्ड ऑप्शन में है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा अपना? थर्ड। राइट आंसर आ जाएगा थर्ड। तो ये अपना हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, गाय व भैंस में अस्थायी दांतों की संख्या। अस्थायी दांतों की संख्या अभी थोड़ी देर पहले पर फॉर्मूला देखा था। अब अपन अस्थायी दांतों की संख्या देखें तो कितने पाए जाते हैं? 20 पाए जाते हैं। कौन कौन से दांत अस्थायी होते हैं? तो सबसे पहला तो इंसाइजर टीथ होते हैं। कितने होते हैं? 4 पेयर होते हैं, 4 जोड़ी होते हैं। दूसरे आते हैं कैनाइन टीथ, पाए नहीं जाते हैं। थर्ड आते हैं प्रीमोलर टीथ, ये भी अस्थायी तरह के दांत होते हैं और उनके टूटने के बाद स्थायी आते हैं। ये कितने होते हैं? 6 पेयर होते हैं। तो ये अपने इसके अंदर जो है वो अस्थायी दांतों की संख्या होगी। तो पेयर्स में है तो इनको डबल कर देंगे तो 4 और 6 10 होते हैं। 10 को डबल कर देंगे तो कितने आ जाएंगे? 20 दांत आ जाएंगे। तो यहां पर ऑप्शन में क्या दिया गया अपने को? 20 दांत ही दिए गए। तो राइट आंसर है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, सूखे चारे में एक शुष्क पदार्थ तथा नमी क्रम से पाई जाती है। सूखे चारे में शुष्क पदार्थ और नमी की मात्रा बतानी है। 10 और 90, 90 और 10, 75 और 25 और 25 और 75। तो कितना पाया जाता है? सूखे चारे में शुष्क पदार्थ ज्यादा होगा जबकि नमी कम होगी। तो सूखे चारे में शुष्क पदार्थ 90% और नमी 10% पाई जाती है। ये इसका राइट आंसर 90 और 10 है। सूखे चारे में नमी और जो है इसके बारे में बताई जाती है। पिछले प्रश्न में क्या हुआ भाई? पिछले प्रश्न में अस्थायी दांतों की संख्या पूछी है। अस्थायी दांत है वो कितने होते हैं? 20 दांत होते हैं। कौन कौन से दांत अस्थायी होते हैं? इंसाइजर जिन्हें कृतन दांत कहते हैं और प्रीमोलर जिन्हें अग्रचवन्नक कहते हैं। ये दोनों ही अस्थायी दांत होते हैं। मोलर टीथ होते हैं वो ओनली परमानेंट होते हैं, जीवन काल में सिर्फ एक ही बार आते हैं, जो अक्कल दांत होती है वो वाले। ये दांत जो है वो टेम्परेरी टीथ होते हैं और इनके टूटने के बाद नए स्थायी दांत में निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 176 है, वह प्रक्रिया जिसमें प्राणी संख्या में औसत से अधिक रिश्तेदारी संबंध रखने वाले प्राणियों का आपस में संकरण कराया जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? औसत से अधिक रिश्तेदारी संबंध अगर रखते हैं तो क्लोज रिलेशन होता है। क्लोज रिलेशन जो है वो किसमें आता है? इनब्रीडिंग में आता है। इनब्रीडिंग को हिंदी में कहते हैं अंतः प्रजनन। अंतः प्रजनन का एग्जांपल है जो क्लोज ब्रीडिंग है, घनिष्ठ अंतः प्रजनन है, ये अंतः प्रजनन का एग्जांपल है। चले इससे पिछला क्या हुआ भाई? ऐसा पशु जिसके मुंह में सभी स्थायी दांत निकल जाते हैं, दिखाई देते हैं, पूरे 32 दांत आ गए, उसे क्या कहते हैं? भरा मुक्त। बिल्कुल ब्रेक लेंगे, 200 क्वेश्चन होने दो। एक बार थोड़ा सा वेट करें, जितना सब्र रखेंगे उतना ही अच्छा फल मिलेगा, उतने ही अच्छे से खाना खा पाओगे। चले बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने। प्रजनन की वह विधि जिसके अंतर्गत परस्पर बहुत ही घनिष्ठ रूप से संबंधित प्राणियों का आपस में संकरण कराया जाता है, वह विधि क्या कहलाती है? बहुत ही घनिष्ठ रूप से संबंधित प्राणियों का आपस में प्रजनन कराया जाता है, उसे क्या कहते हैं? अभी अपन ने उसका जो है वो मेन पार्ट देखा था, तो उसे अंतः प्रजनन और बाह्य प्रजनन में से उसे अंतः प्रजनन में आता है। लेकिन अंतः प्रजनन 2 प्रकार का होता है, एक तो रेखीय प्रजनन होता है, एक घनिष्ठ अंतः प्रजनन होता है। तो यहाँ पर औसत से अधिक प्राणियों का आपस क्रॉस कराना क्या कहलाता है? घनिष्ठ अंतः प्रजनन कहलाता है। जबकि रेखीय प्रजनन में आपस में क्रॉस तो कराया जाता है, उनका 4 से 6 पीढ़ी तक संबंध तो होता है, लेकिन इतना क्लोज नहीं होता है जैसे भाई बहन का
ग्रोथ है, ये सब इतना क्लोज नहीं होता है, तो इसे रेखीय प्रजनन कहते हैं। ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो घनिष्ठ अंतर प्रजनन का एग्जाम्पल पूछा है, तो राइट आंसर है सेकंड। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है अगला, सींग रोधन हेतु उपयुक्त रसायन। सींग रोधन हेतु उपयुक्त रसायन कौन सा माना जाता है? डेटा थोड़ा सा जो है वो डेटा बचा के रखें आप, क्लास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी, आप मान के चलना 99.9% आपके सारे क्वेश्चन इन क्वेश्चन में से पढ़ जाएंगे, तो आप विश्वास रखें संस्थान पर, विश्वास रखें हमारे ऊपर, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों की एनिमल हस्बेंड्री कवर हो रही है। हाँ 20-25 रुपए का अगर रिचार्ज कराना पड़ रहा है तो जरूर कराएं, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल क्लास है। सींग रोधन हेतु उपयुक्त रसायन कास्टिक पोटास, कास्टिक आयरन, NaOH और H2SO4। तो सींग रोधन के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा माना जाता है? कास्टिक पोटास यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? NaOH और ये दोनों यूज किए जाते हैं KOH, लेकिन मुख्य रूप से कास्टिक पोटास का उपयोग है वो सींग रोधन के लिए किया जाता है। अगला अपना क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भैंस पालन में भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? भैंस पालन में भारत में राजस्थान की पोजीशन बतानी है, राजस्थान कौन से स्थान पर आता है? तो राजस्थान कौन से स्थान पर आता है? थोड़ी देर पहले अपन ने सबसे पहले स्थान पर जो है वो यूपी को देखा था, सेकंड स्थान पर मैंने आपको बताया था उसके अंदर जो है वो कितने नंबर पर आता है? सेकंड नंबर पर आता है, 13.7 मिलियन के साथ है, राजस्थान की सेकंड पोजीशन पर आती है भैंस पालन में। अगला नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 180, बछड़ी या पाड़ी प्रजनन योग्य शरीर भार व उम्र कितनी होनी चाहिए? 350 किलोग्राम तो शरीर भार होना चाहिए, उम्र 2 साल होनी चाहिए, 300 किलोग्राम वजन और 3 वर्ष उसकी उम्र होनी चाहिए, 300 किलोग्राम वजन और 4 वर्ष, 350 किलोग्राम वजन और 5 वर्ष। तो राइट आंसर क्या आ जाता है अपना? 300 किलोग्राम वजन और 3 साल जो है वो उसकी उम्र मानी जाती है बछड़ी या पाड़ी की प्रजनन योग्य उम्र। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिछिया। बिछिया किसको कहते हैं? पशुओं को डराने के लिए खेत की मेड़ पर लगभग 2 से 3 हाथ की लंबाई में कई जगह थापड़ियों की विशेष रूप से एक दूसरे के ऊपर त्रिकोणाकार आकृति जमाकर बीच में पोल रखते हुए उसमें आग लगा देते हैं, इसे ही क्या कहा जाता है? बिछिया कहा जाता है। थापड़ियां जो होती है गोबर के कंडे या उपले होते हैं उन्हें कहा जाता है थापड़ियां। ये जो है अपना जो है वो राजस्थानी भाषा की एक शब्दावली का एक वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अगला, दूध का पाश्चुरीकरण, दूध को कम से कम कितना गर्म करने की प्रक्रिया है? दूध का पाश्चुरीकरण पीडीएफ आपको जो संस्थान का टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है वहां से मिलेगी। दिल्ली बीकानेरी आप कब से जुड़े हुए हैं, मैं कितनी बार बता चुकी हूं कहां पे मिलेगी पीडीएफ, एक बार फिर से बता रही हूं, जो आप चैनल देख रहे हैं, जो आप वीडियो देख रहे हैं उसी के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका जो है वो टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां से आपको मिल जाएगी। चलिए, दूध का पाश्चुरीकरण, दूध को कम से कम कितना गर्म करने की प्रक्रिया मानी जाती है? 43 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट, 50 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट, 55 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट और 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट। तो कितना गर्म करने की प्रक्रिया मानी जाती है? 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए गर्म करना दूध का पाश्चुरीकरण कहलाता है, जिसमें दूध के हानिकारक बैक्टीरिया उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है गर्म करके। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मधुमक्खी के छत्ते के समान आकृति वाला भाग जो है वो अमाशय का कौन सा भाग कहलाता है? रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। मधुमक्खी के छत्ते के समान अमाशय का कौन सा भाग होता है? कौन सा भाग होता है? रेटिकुलम। हनीकॉम्ब मधुमक्खी के छत्ते के समान होता है, इसी कारण से हनीकॉम्ब के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से इसकी शेप होती है, ऐसे इसकी जो है वो इस तरह की आकृति होती है, इसी के कारण से हनीकॉम्ब के नाम से जाना जाता है, ये इसकी शेप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगला अपना क्वेश्चन है, उम्र निर्धारण हेतु मुख्यतया किस दांत का उपयोग किया जाता है? उम्र निर्धारण हेतु मुख्यतया किस दांत का उपयोग करते हैं? मोलर, प्रीमोलर, इंसाइजर और कैनाइन। तो उम्र निर्धारण के लिए मुख्य रूप से जो दांत यूज किए जाते हैं वो कौन से आते हैं? इंसाइजर टीथ या कृतन दांत है। मुख्य रूप से आयु इन्हीं दांतों के द्वारा ज्ञात की जाती है। अगर आपको बाकी दांतों की स्थिति नहीं पता हो तो सिर्फ इन दांतों के द्वारा ही, 4 जोड़ी दांतों के द्वारा पशु की आयु का एग्जैक्ट अनुमान है आप लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगला, कम उम्र के पशु जिनका उत्पादन शुरू नहीं हुआ है का चयन कैसे किया जाता है? जाति के परीक्षण द्वारा, वैयक्तिक चयन द्वारा या वंशावली चयन द्वारा या गुणांकन तालिका विधि। कम उम्र के पशु जिनका उत्पादन अभी शुरू नहीं हुआ है उनका जो है वो चयन किस तरीके से किया जाता है? फटाफट से आंसर बताएं, उनका चयन किस प्रकार से किया जाता है? चलिए देखते हैं। चलिए आंसर जो है इसका देखें अपन, चलिए बात करते हैं अपन इसके राइट आंसर की। तो देखिए कम उम्र के पशु जिनका उत्पादन शुरू नहीं हुआ है उनका चयन है वो किसके द्वारा किया जाता है? जाति परीक्षण, व्यक्तिक चयन या वंशावली या गुणांकन तालिका। किसके द्वारा किया जाता है? वंशावली चयन या पेयर डिग्री सिलेक्शन के द्वारा किया जाता है, जिसमें पेयर डिग्री रिकॉर्ड होता है पशुओं का, पेयर डिग्री जो है पेयर डिग्री रिकॉर्ड होता है जिसके द्वारा पशुओं का पूरी पूर्वजों का वंशावली अभिलेख होता है। उन वंशावली अभिलेख को देखकर उनके पूर्वजों के गुण देखे जाते हैं और उनके गुण देखकर जो है वो माता पिता के गुण देखकर संतान का चयन कर लिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? वंशावली चयन या पेयर डिग्री सिलेक्शन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है अगला, गाय में ऊपरी जबड़े के खाली भाग जहां इंसाइजर अनुपस्थित होता है क्या कहलाता है? गाय के ऊपरी जबड़े के खाली भाग जहां पर इंसाइजर अनुपस्थित होते हैं वो क्या कहलाता है? डेंटल पैड, पैमिला सेलिवेलिस, जिंजीवा कहलाता है या मजल कहलाता है? क्या कहते हैं उसको? उसको डेंटल पैड कहा जाता है। ये डेंटल पैड होती है वो उत्तकों की एक कठोर परत होती है। क्या होती है? टिश्यूज की एक हार्ड लेयर होती है जिसका उपयोग, कठोर परत होती है जो क्या काम करती है? कृत्रिम दांत के चारा काटने में मदद करने का काम करती है। तो राइट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना अगला, गर्भित गाय को दिया जाने वाला अतिरिक्त आहार क्या कहलाता है? प्रेग्नेंट जो एनिमल्स होते हैं, काउड बफेलो होते हैं, उनको दिया जाने वाला अतिरिक्त आहार क्या कहलाता है? फ्लशिंग कहलाता है, स्टीमिंग अप या डिबिकिंग या नन ऑफ दीज। तो गर्भित गाय को दिया जाने वाला अतिरिक्त आहार क्या कहलाता है? स्टीमिंग अप कहलाता है, जो गर्भित गाय और भैंस को उसके ब्याने से 6 सप्ताह पूर्व दिया जाता है। ब्याने से 6 सप्ताह पूर्व दिया जाता है, जिससे पशु जो है वो उसके भ्रूण का विकास होता है उसके शरीर में, साथ ही साथ जो नेक्स्ट काविंग के लिए वो क्या होता है? जो है वो मैच्योर होता है, उसके लिए प्रिपेयर होता है, उसको अच्छे से पोषण मिलता रहता है, जिसमें उसके खनिज तत्वों की मात्रा मिलती रहती है, ताकि जब पशु की काविंग हो तो उसको जो है वो
वो सभी तरह के पोषक तत्वों की पूर्ति हो सके, इसीलिए जो है वो आहार देना क्या कहलाता है, स्टीमिंग अप कहलाता है, एक्स्ट्रा आहार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डीवर्मिंग किसे कहते हैं? डीवर्मिंग किसे कहा जाता है? पशु की पूंछ काटना, पेट से कृमियों को मुक्त करना, पशु के सींग रोधन करना या पशु के खुर काटना। तो डीवर्मिंग, डीवर्मिंग कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। तो डीवर्मिंग क्या होता है? डी मतलब अलग करना, वर्म मतलब होते हैं कीड़े। तो पशु के पेट में पाए जाने वाले कीड़ों को मुक्त कराना क्या कहलाता है? डीवर्मिंग कहलाता है। राइट आंसर है डीवर्मिंग। यहां पे डीवर्मिंग जो वर्ड है वो मुर्गियों के लिए यूज किया जा रहा है। मुर्गियों के अंदर फर्स्ट डीवर्मिंग 4.5 माह की उम्र पर और सेकंड डीवर्मिंग है 6 माह की उम्र पर की जाती है, जिससे उनके पेट में जो पाए जाने वाले कीड़े हैं उनसे मुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन अपना आता है, डीबीकिंग के लिए उपयुक्त उम्र। डीबीकिंग क्या होता है? डी का मतलब होता है अलग करना, बीक का मतलब होता है, या बीकिंग जो है इसी वर्ड से आता है, बीक का मतलब होता है चोंच। तो चोंच काटने की क्रिया क्या कहलाती है? डीबीकिंग कहलाती है। कब काटी जाती है? 1 माह की आयु में मुर्गियों में चोंच काटने की क्रिया को क्या कहते हैं? डीबीकिंग कहते हैं। तो राइट आंसर हो गया डीबीकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अगला, पशुओं में सींगों को हटाने की क्रिया क्या कहलाती है? पशुओं में सींगों को हटाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो चलिए देखते हैं। पशु में सींग हटाना, डी का मतलब अलग करना, बड का मतलब होता है छोटी कली का। तो छोटे सींगों को हटाना डिसबडिंग, डी का मतलब अलग करना, हॉर्न का मतलब बड़े सींग। तो इनको क्या कहते हैं? सींगों को हटाना ही कहलाता है। दोनों ही वर्ड जो है वो सींगों को हटाने के लिए यूज किए जाते हैं। तो 1 व 2 दोनों। राइट आंसर है थर्ड, 1 व 2 दोनों सींगों को हटाने के काम में लाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला आता है, गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व होता है। गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? बिल्कुल 200 क्वेश्चन करके अपन छोटा सा ब्रेक लेंगे। हाँ, आंसर क्वेश्चन है, गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? 1.028, 1.032, 1.037, 1.035। तो गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व बताना है आपको, कितना होता है? 1.028 होता है। 1.028 से 1.032 गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व होता है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगला अपना आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले अपन छोटा सा एक पॉइंट है अपना, सुपरवाइजर से रिलेटेड जनरल टर्मिनोलॉजी कहें, पर राजस्थान की भाषा की शब्दावली कहें, बागोलते या अजाई करना। बागोलते या अजाई करना क्या होता है? पशुओं की खाल चाटने की इच्छा होती है, तब पशु उड़द, मूंग, मोठ और ग्वार, ये जो नमकीन चारे होते हैं, दलहनी चारे होते हैं, इनका कूटला, इनका जो कचरा होता है उसे चबाते हैं, और उस चबाने कर जो है वो उसको जुगाली करते हैं। उसे ही क्या कहा जाता है? अजाई करना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अगला अपना, मानकीकृत दूध में वसा का निम्नतम अंश होना चाहिए। मानकीकृत दूध किन्हें कहा जाता है? स्टैंडर्डाइज मिल्क होते हैं, उनके अंदर अपन बात करते हैं, तुम लाख छुपाओ सीने में, अरे भाई दिखाई नहीं दे रहा, बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रही हूं, आपका जो मैसेज है वो थोड़ा सा ऊपर चला गया है। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं अपन। मैं 10 बजे से जुड़ा हुआ हूं, मेरा नाम नहीं लिया आपने अभी तक। सोनू मेहता, वेरी गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सभी का, बहुत बहुत स्वागत। बिल्कुल पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, और जो संस्थान का टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको नीचे दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो अपने 500 रहने वाले हैं। चलिए बात करते हैं, मानकीकृत दूध में वसा का न्यूनतम अंश है वो 4.5% होता है। कितना होता है? 4.5% जो है वो न्यूनतम वसा का अंश होता है। इसके बाद अपन बात करते हैं, डी हॉर्निंग की उपयुक्त उम्र क्या होती है? डी हॉर्निंग की उपयुक्त उम्र है 7 से 15 दिन की आयु में पशुओं में डी हॉर्निंग या सींग रोधन की क्रिया की जाती है। इसके लिए उपयुक्त टाइम होता है, उपयुक्त तरीका माना जाता है, उपयुक्त समय होता है। इसके अलावा भी अलग अलग मेथड से अलग अलग टाइम पर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दूध में चीनी की मिलावट पर दूध में क्या परिवर्तन होता है? दूध में चीनी की मिलावट पर क्या परिवर्तन? बिल्कुल पूजा, सभी का नाम आएगा, सभी का काफी लंबी टाइम अपनी क्लास चलने वाली है तो सभी का नाम आएगा, चिंता नहीं करें। क्या कह रहे हैं? झालावाड़ से, बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। दूध में चीनी की मिलावट पर दूध में क्या परिवर्तन होता है? अगर ब्रेक के बाद अपन क्लास स्टार्ट करेंगे तो सबके नाम लूंगी एक बार। अभी अपन देखते हैं, ये 5-7 क्वेश्चन हो रहे हैं वो अपन देख लेते हैं। दूध में चीनी की मिलावट पर दूध में क्या परिवर्तन होता है? हल्का पीला रंग, ईंट के समान लाल रंग, बैंगनी रंग और गहरा पीला रंग। तो चीनी की मिलावट पर दूध का रंग कैसा होता है? ईंट का समान लाल रंग हो जाता है, ब्रिक्स रेड कलर हो जाता है। चीनी की मिलावट करने पर दूध का जब टेस्टिंग की जाती है सिंथेटिक मिल्क की, तो दूध का रंग ईंट के समान लाल रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दूध में विकसित अम्लता कितनी होती है? दूध में विकसित अम्लता जिसे डेवलप एसिडिटी कहा जाता है, ये डेवलप एसिडिटी है वो दूध में कितनी पाई जाती है, किसके कारण होती है? जब दूध निकालने के कुछ समय पश्चात, कुछ समय तक रख दिया जाता है, जैसे 2 घंटे तक रख दिया जाता है, तो उस टाइम क्या देखते हैं अपन, क्या दूध फट जाता है क्या? नहीं फटता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसमें कुछ एसिडिटी वो डेवलप हो जाती है, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसके अंदर जो ग्रोथ कर लेते हैं, ग्रोथ करने के कारण वो क्या बना देते हैं? लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसके कारण एसिडिटी बढ़ जाती है, और इसी को क्या कहते हैं? डेवलप एसिडिटी कहते हैं। ये डेवलप एसिडिटी कितनी होती है? 0.32% होती है। कितनी होती है? 0.32% है वो डेवलप एसिडिटी है। राइट आंसर है 0.32। नॉर्मल एसिडिटी है वो 0.122, 0.16 या 0.14 जो है वो होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 195 है, शुद्ध दूध में पानी या सेपरेटा दूध मिलाने पर अपेक्षित घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पानी और सेपरेटा मिलाने पर अपेक्षित घनत्व है, पहले तो पानी मिलाने पर तो क्या होता है? घटता है, पानी मिलाने पर घटता है, अगर सेपरेटा दूध की मिलावट की गई है तो बढ़ता है। तो राइट आंसर है इसका 4। पानी मिलाने पर सेपरेटा दूध का अपेक्षित घनत्व है, दूध का अपेक्षित घनत्व है वो घटता है, और जो है वो सेपरेटा दूध मिलाने पर अपेक्षित घनत्व बढ़ता है। तो राइट आंसर अपना 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टीजर बुल का क्या उपयोग है? टीजर बुल का उपयोग क्या है? झुंड को आगे बढ़ाने के लिए, मध्यकाल की पहचान करने के लिए, या प्रजनन के लिए, और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो टीजर बुल होता है उसका क्या उपयोग होता है? टीजर बुल का उपयोग क्या होता है? मध्यकाल की पहचान के लिए टीजर बुल का उपयोग किया जाता है। किसके लिए करते हैं? मध्यकाल की पहचान के लिए टीजर बुल का उपयोग किया जाता है। मैम आप कितनी देर से, कम से कम 20 मिनट का ब्रेक दीजिए। बिल्कुल अभी अपन डिसाइड करते हैं कितने दिन का कितने टाइम का ब्रेक देंगे। थोड़ा सा ये अपन क्वेश्चन कर लेते हैं अपने, 4-5 क्वेश्चन ही है, 3 ही क्वेश्चन है।
हाँ, अगला क्वेश्चन आता है, दूध में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? दूध में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड फास्फोरस। दूध में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा माना जाता है? आयरन माना जाता है। कौन सा माना जाता है? जो नगण्य मात्रा में उपस्थित होता है, आयरन है या लोहा है, दूध में नगण्य मात्रा में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला आता है, आवाज की टेल टू टेल प्रणाली के क्या लाभ हैं? आवाज की टेल टू टेल प्रणाली है, उसके क्या लाभ हैं? बीमारियां फैलने का कम खतरा होता है, पशु को चारा देना आसान होता है, छोटे बाड़ों के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है और दर्शकों के लिए एक अच्छी प्रणाली मानी जाती है। तो आवाज की टेल टू टेल प्रणाली है, पूछ से पूछ मेथड है। उसमें क्या होता है, एक दूसरे के पशु आपस में संपर्क में नहीं आते, आमने सामने नहीं होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, बीमारियां फैलने का खतरा कम हो जाता है। तो राइट आंसर है अपना, बीमारियां फैलने का खतरा कम हो जाता है। तो राइट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला सेकंड लास्ट क्वेश्चन आता है, जिसके बाद अपन ब्रेक लेंगे। किन पशुओं की सींगों द्वारा आयु वर्षों में ज्ञात कर सकते हैं? कौन से पशुओं की सींगों द्वारा आयु है वो वर्षों में ज्ञात कर सकते हैं? गाय और भैंस, सुअर, ऊंट और बकरी और भेड़। किस पशु में ज्ञात कर सकते हैं? तो मोस्टली जो सींग होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? जो बड़े सींग होते हैं जिनमें रिंग बनती है, गाय और भैंस में ही पाए जाते हैं। तो राइट आंसर है काऊ एंड बफेलो। राइट आंसर है काऊ एंड बफेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला अपना क्वेश्चन आता है, इंक्यूबेटर मशीन का तापमान कितना रखा जाता है? इंक्यूबेटर मशीन क्या होती है? ये बिल्कुल जिंदगी झालावाड़ से, वेरी गुड आफ्टरनून। इंक्यूबेटर मशीन होती है, इंक्यूबेटर मशीन क्या काम करती है? अंडे सेने की मशीन होती है। अंडे सेने की मशीन होती है, कृत्रिम रूप से अंडे सेने का काम इस मशीन में किया जाता है, जिसमें एक साथ 3000 अंडे कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग रखे जा सकते हैं। और इस मशीन का तापक्रम है वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट रखा जाता है। कितना रखा जाता है? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है इसका तापमान रखा जाता है। लास्ट के 3 दिन में तापक्रम है वो कम कर दिया जाता है। ये अपने जो है चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मशीन यूज की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला जो आपका जो सुपरवाइजर से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है, राजस्थानी भाषा की शब्दावली है, उसकी बात की जाए तो बैलगाड़ी या सकट जिसे कहते हैं, कृषि कार्य एवं भार ढोने में बैलों से चलने वाली गाड़ी को क्या कहा जाता है? बैलगाड़ी कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? कृषि कार्य एवं भार ढोने में बैलों से चलने वाली गाड़ी क्या कहलाती है? बैलगाड़ी कहलाती है। तो सुपरवाइजर कहते हैं अपन गाय के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, 104, 105 और 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो कितना होता है? गाय के शरीर का तापमान 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। राइट आंसर है 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट गाय के शरीर का तापमान होता है। वेरी गुड आफ्टरनून आराधना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जर्सी गाय का दूध उत्पादन कितना होता है? अगला क्वेश्चन आता है, जर्सी गाय का दूध उत्पादन कितना होता है? 5000 लीटर प्रति ब्याज, 6000 लीटर प्रति ब्याज, 4000 लीटर प्रति ब्याज और 2000 लीटर प्रति ब्याज। जर्सी गाय है, गाय की एक विदेशी नस्ल मानी जाती है। इसका दूध उत्पादन है 4000 से 4200 लीटर प्रति ब्याज पाया जाता है। 4000 से 4200 लीटर प्रति ब्याज जर्सी गाय की नस्ल का दूध उत्पादन होता है। अब अपने जो है वो पशुओं की नस्लों से संबंधित क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले अपन ने जो 200 क्वेश्चन किए हैं वो जनरल क्वेश्चन किए हैं, जनरल एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन किए हैं। तो सारी चीजें हैं वो अपन इसमें अब कवर करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नस्लों से संबंधित है। अब सर्वाधिक वसा वाली विदेशी गाय की नस्ल कौन सी है? अगला क्वेश्चन आता है अपना, सर्वाधिक वसा वाली विदेशी गाय की नस्ल कौन सी है? होल्स्टीन आती है, रेड डैन आती है, जर्सी आती है और सभी के समान आती है। सर्वाधिक वसा वाली विदेशी गाय की नस्ल कौन सी मानी जाती है? जर्सी मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है? सबसे ज्यादा वसा है जर्सी गाय के दूध में होती है। कितना परसेंट होती है? 5 से 5.5% वसा है जर्सी गाय के दूध में पाई जाती है। राइट आंसर है अपना जो है वो थर्ड, जर्सी गाय के दूध में 5 से 5.5% वसा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला आता है, गो पशुओं का तापमान गुदा से व कौन सी धमनी नाड़ी निरीक्षण के काम में लेते हैं? गो पशुओं का तापमान किससे ज्ञात किया जाता है? गुदा से ज्ञात किया जाता है। धमनी या नाड़ी, धमनी जो है वो कौन सी धमनी है वो नाड़ी गति का निरीक्षण के काम में ली जाती है। उसके बारे में आपको बताना है। एक चीज मैंने आपको बता दी, यहाँ पर तापमान कैसे मेजर करते हैं। दूसरा आपको अब नाड़ी गति का मेजरमेंट कैसे लिया जाता है, कौन सी धमनी से करते हैं, कौन सी जो है वो आर्टरी होती है जो इसके लिए काम में लेते हैं। तो उसके लिए आती है, फर्स्ट ऑप्शन आता है उरु धमनी जिसे फेमोरल आर्टरी कहते हैं। दूसरा आता है अधोहनु धमनी, सब मैंडिबुलर उसको कहते हैं। पूंछ की अनुत्तरिक धमनी जिसे कॉक्सियल धमनी कहा जाता है। और फोर्थ आता है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या है अपना? थर्ड जो है वो राइट आंसर है। पूंछ की अनुत्तरिक धमनी है, कॉक्सियल आर्टरी है, उसका उपयोग है गाय भैंसों में नाड़ी गति के निरीक्षण के काम में लिया जाता है। नाड़ी गति क्या होती है? 1 मिनट में हार्ट बीट होती है, हृदय के धड़कने की गति क्या कहलाती है? नाड़ी गति या पल्स रेट कहलाती है। राइट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अगला, निम्न में से द्विप्रयोजनी नस्ल है, निम्न में से ड्यूअल पर्पज ब्रीड बतानी है गाय की, कौन सी मानी जाती है? देवनी, हल्लीकर, अंगोल और मालवी। कौन सी है वो द्विप्रयोजनी नस्ल मानी जाती है? तो गाय की जो है वो द्विप्रयोजनी नस्ल कौन सी है? अंगोल है वो द्विप्रयोजनी नस्ल मानी जाती है। गाय की अंगोल नस्ल है वो प्रमुख है, वो द्विप्रयोजनी नस्ल मानी जाती है। तो राइट आंसर है भाई, मैंने खाना नहीं खाया, थोड़ा सा नाश्ता किया है। खाना आप लोगों का पूरा 500 जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो करवा के ही खाना खाएंगे। तो आज आप लोगों के लिए मेरे लिए थोड़ी सी बड़ी चुनौती है, लेकिन कोई बात नहीं, अपन करते हैं, अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं अपन। अगला नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है, गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। गाय के दूध में प्रोटीन कंटेंट कितना होता है? 3.5%, 3.6%, 5.2% और 1.6%। कितना पाया जाता है गाय के दूध में? प्रोटीन कंटेंट बताना है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। अंगोल जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नस्ल है आज के टाइम की, जो एग्जाम में पूछी जाती है। हाँ, आंसर बताइए इस क्वेश्चन का, गाय के दूध में प्रोटीन कंटेंट कितना होता है? 3.5% होता है। 3.5% गाय के दूध में प्रोटीन प्रतिशत पाया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय गायों में यौवनारंभ अवधि है वो कितनी होती है? भारतीय गायों में यौवनारंभ अवधि है, प्यूबर्टी है वो कितने टाइम में आती है? कितने टाइम में आती है भारतीय गायों में प्यूबर्टी है वो? 24 माह में आती है। कितने माह में आती है भारतीय गायों में यौवनारंभ या प्यूबर्टी है? 24 माह में आती है। 18 माह में संकर या जो विदेशी नस्लें होती है उनमें 18 माह में आती है, जबकि देसी गायों में यौवनारंभ या प्यूबर्टी टाइम है 24 माह में आती है। प्यूबर्टी किसको कहते हैं?
एक ऐसा टाइम होता है जिसमें नर और मादा पशु के प्रजनन अंग क्रियात्मक हो जाते हैं, उसी अवस्था को प्यूबर्टी या यौनारंभ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, देसी गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? देसी गाय का साइंटिफिक नेम बताना है। बोस इंडिकस, बोस टार्सस, ओविस एरिस और गैलस गैलस। देसी गाय का साइंटिफिक नेम क्या माना जाता है? बोस तो है ही, क्योंकि गाय को क्या कहते हैं? माता कहते हैं। तो गाय जो है हमारी माता है और इंडिया में रहती है, तो वो इंडिकस नाम से जानी जाएगी, और जो अदर विदेशी गाय होगी वो बोस टार्सस होती है। तो यहाँ पर देसी गाय का वैज्ञानिक नाम पूछा है, तो क्या होगा? बोस इंडिकस है, गाय की देसी नस्ल के नाम से जानी जाती है। इसका साइंटिफिक नेम बोस इंडिकस होता है। इसे यूरोपीय देशों में जेबू गाय के नाम से जाना जाता है, और अमेरिका में इसे टी कप काऊ के नाम से जाना जाता है। ये गाय के साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम की बात हो गई। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गाय की द्विप्रयोजनी नस्ल कौन सी है? गाय की द्विप्रयोजनी नस्ल कौन सी है? गिर, नागौरी, थारपारकर और जर्सी। गाय की द्विप्रयोजनी नस्ल कौन सी मानी जाती है? गिर गाय की दुधारू नस्ल है, नागौरी है वो गाय की भारवाही नस्ल है, थारपारकर कैसी नस्ल है? गाय की सबसे अच्छी द्विप्रयोजनी नस्ल मानी जाती है, और जर्सी विदेशी गाय की नस्ल है जिसका दूध उत्पादन अच्छा होता है, तो वो भी एक तरह की दुधारू नस्ल है। तो सबसे अच्छी द्विप्रयोजनी जिसको दूध और मांस दोनों के लिए अच्छा माना जाता है, वो क्या कहलाती है? थारपारकर कहलाती है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, होल्स्टीन फ्रीजियन गाय का उद्गम स्थल है। होल्स्टीन फ्रीजियन गाय का उद्गम स्थल क्या माना जाता है? जर्सी द्वीप समूह, जर्मन, हॉलैंड और स्विट्जरलैंड। तो होल्स्टीन फ्रीजियन गाय का उत्पत्ति स्थान क्या कहलाता है? हॉलैंड या नीदरलैंड। होल्स्टीन से ही याद रखना है, हॉलैंड या नीदरलैंड जर्सी गाय का होल्स्टीन गाय का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला अपना आता है, उसको क्वेश्चन को करने से पहले कुछ जनरल बेसिक जो राजस्थानी भाषा की शब्दावली का शब्द है वो अपन देख लेते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भी संस्थान से जुड़ने के लिए। एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर देते हैं, तो जो भी सभी स्टूडेंट्स हैं जो भी गए हैं वो वापस से आ जाएं, अपना अपना जो है वो क्लास को ज्वाइन करें और अपनी क्लास है उसको कंटिन्यू देखें, क्योंकि अभी तक अपन ने बेसिक चीजें की हैं। अब अपन जो है वो ब्रीड्स के बारे में डिस्कस करें। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो ब्रीड से रिलेटेड है, चाहे वो गाय भैंस भेड़ बकरी का हो, क्या कह रहे हैं, चाहे वो गाय भैंस भेड़ बकरी ऊंट या मुर्गी का हो, या फिर जो है वो आपके मेडिसिन और डिजीज से रिलेटेड हो या मिल्क से रिलेटेड हो, सभी टॉपिक जो है वो आज अपन कवर करेंगे। तो एक बार सभी स्टूडेंट को एक बार फिर से आवाज लगा दो। आवाज जो है वो जोर से चिल्लाना नहीं है, क्या करना है? आवाज लगाने के लिए आपको क्लास को शेयर करना है। तो जल्दी से शेयर कर दे। मैम खाना इसलिए नहीं खा रहे हैं, बर्थडे पार्टी है, तो पार्टी में तो नहीं, बर्थडे पार्टी में किसी की है ही नहीं बर्थडे, तो आज चले आगे अपन बात करते हैं। भरकस। भरकस किसे कहते हैं? जिस गाड़ी में सामान ढोया जाता है उसे क्या कहा जाता है? भरकस कहा जाता है। जिस गाड़ी में सामान ढोया जाता है उसे भरकस कहते हैं। तो ये भरकस है, सामान ढोने वाली गाड़ी। नेक्स्ट आती है गाय की दुधारू नस्ल। गाय की दुधारू नस्ल है वो कौन सी है? हरियाणवी गाय की द्विप्रयोजनी है, हिसार है, भारवाही है, सिंधी है, कैसी है? रेड सिंधी के नाम से जाना जाता है। ये कैसी है? दुधारू नस्ल है। नागौरी भी भारवाही है। तो राइट आंसर क्या होगा अपना? गाय की दुधारू नस्ल रेड सिंधी को जाना जाता है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी गाय की संकर नस्ल है? निम्न में से कौन सी गाय की संकर नस्ल है, हाइब्रिड ब्रीड मानी जाती है? चलें फटाफट से आंसर दें। आयरशायर, जर्सी, होल्स्टीन फ्रीजियन और करन फ्रीजियन। अरे ध्यान मत भटकाओ इधर उधर, क्लास में ध्यान रखो। चले निम्न में से कौन सी गाय की संकर नस्ल मानी जाती है? आयरशायर, जर्सी, होल्स्टीन और करन फ्रीज। कौन सी गाय की संकर नस्ल है? ये गाय की जो है वो कैसी नस्ल है? विदेशी नस्ल है तीनों ही। जबकि करन फ्रीज है वो गाय की संकर नस्ल है, करन फ्रीज और करन फ्रीज। यहाँ पर करन फ्रीज दी गई है। होल्स्टीन फ्रीजियन और थारपारकर गाय के क्रॉस से तैयार की गई नस्ल है, वो कौन सी कहलाती है? करन फ्रीज कहलाती है। चले नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। राठ गाय का उत्पत्ति स्थान बताना है। राठ और राठी दोनों अलग अलग है। यहां पर राठ गाय का पूछा है, उत्पत्ति स्थान क्या है? राठ गाय की नस्ल का उत्पत्ति स्थान क्या माना जाता है? बीकानेर, अलवर, काठियावाड़ और रोहतक। राठ गाय का उत्पत्ति स्थान बताएंगे सभी, कहां पर माना जाता है? राठ गाय है वो कहां पाई जाती है? वेरी गुड, बहुत ही अच्छे आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बहुत ही अच्छे, सभी जो अच्छे से आंसर दे रहे हैं। इसके राइट आंसर की बात की जाए तो राठ गाय है वो कहां पर पाई जाती है? अलवर जिले में पाई जाती है। राठ गाय कहां पर पाई जाती है? राजस्थान का अलवर जिला राठ नस्ल का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गाय की साहिवाल नस्ल का उद्गम स्थान। गाय की साहिवाल नस्ल का उद्गम स्थल कहां माना जाता है? गाय की साहिवाल नस्ल है वो मोट गुमरी पाकिस्तान में पाई जाती है, बाड़मेर राजस्थान में, नागौर राजस्थान और गुजरात कहां पर पाई जाती है? साहिवाल नस्ल है पाकिस्तान के मोट गुमरी जिले में पाई जाती है। साहिवाल नस्ल का उत्पत्ति स्थान पाकिस्तान का मोट गुमरी जिला माना जाता है। तो राइट आंसर है अपना फर्स्ट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी गो पशु की भार ढोने वाली नस्लें मानी जाती है? निम्न में से कौन सी गो पशु की भार ढोने वाली नस्लें हैं? साहिवाल और लाल सिंधी, गंगतीरी और हल्लीकर, अंगोल और हरियाणा और कांकरेज और गिर। कौन सी गो पशु की भार ढोने वाली या भारवाही नस्लें मानी जाती हैं? तो भारवाही नस्लों की बात करें, साहिवाल कैसी है? दुधारू नस्ल, तो ये अपना ऑप्शन कट हो जाएगा। गंगतीरी व हल्लीकर है वो कैसी नस्ल है? भारवाही नस्लें मानी जाती है। अंगोल और हरियाणा में द्विप्रयोजनी नस्लें हैं, कांकरेज और गिर है दुधारू और द्विप्रयोजनी नस्लें हैं। तो राइट आंसर क्या जाएगा अपना? भारवाही नस्लें कौन सी है? गंगतीरी व हल्लीकर भारवाही नस्लें। एक बार क्लास को जमकर लाइक और शेयर करेंगे, आगे अपन कंटिन्यू बढ़ते हैं। उसके बाद फटाफट से 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी से लाइक और शेयर करें। जल्दी से स्टूडेंट्स हैं, सभी स्टूडेंट्स अपने अपने फ्रेंड्स को एक बार इन्फॉर्म कर दें कि क्लास वापस से स्टार्ट हो गई है, 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, ताकि वो क्लास से जुड़ सके। जल्दी से आंसर बताएं। हाँ हो गया इन्फॉर्म कर दिया सभी ने? चले आ गया। चलिए बात करते हैं अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से
कौन सी गाय राज्य में रैंडी गाय के नाम से जानी जाती है? कौन सी गाय को राज्य में, राजस्थान में रैंडी गाय के नाम से जाना जाता है? गिर को, थारपारकर को, सांचौरी को, राठी को। कौन सी गाय को रैंडी उपनाम से जाना जाता है? तो राजस्थान में गाय की गिर नस्ल है, उसे रैंडी उपनाम से जाना जाता है। राइट आंसर है रैंडी उपनाम से गाय की गिर नस्ल को जाना जाता है। उसे रैंडा के नाम से भी जाना जाता है या रैंडी, दोनों ही नाम से ये नस्ल है वो जानी जाती है, गाय की गिर नस्ल, जो कि गुजरात के काठियावाड़ के गिर जंगलों में पाई जाती है। इसके अलावा इस नस्ल को काठियावाड़ी, अजमेरी, देसान और भामान के नाम से भी जाना जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गाय की थारपारकर नस्ल का उद्गम स्थान है। गाय की थारपारकर नस्ल का उद्गम स्थान कहां पर माना जाता है? काठियावाड़, मथुरा, सिंध प्रांत पाकिस्तान और हरियाणा। गाय की थारपारकर नस्ल कहां पर पाई जाती है? तो देखते हैं, गाय की थारपारकर नस्ल का उत्पत्ति स्थान बताना है, जल्दी से उत्पत्ति स्थान बताएंगे। काठियावाड़, मथुरा, सिंध प्रांत और हरियाणा। कहां पर पाई जाती है थारपारकर? सिंध प्रांत पाकिस्तान के थारपारकर क्षेत्र में गाय की थारपारकर नस्ल का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। राइट आंसर इज थर्ड। अगला क्वेश्चन अपने आता है, सवाई चाल हेतु प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? गाय की सवाई चाल हेतु प्रसिद्ध नस्ल कौन सी मानी जाती है? गिर, राठी, कांकरेज और साहिवाल। तो सवाई चाल के लिए फेमस गाय की नस्ल कौन सी मानी जाती है? कांकरेज है गाय की सवाई चाल के लिए फेमस नस्ल है, मानी जाती है। इसका शरीर भार जो है वो भारी होता है, ऊंची नस्ल होती है, इसके कारण जो है वो जल्दी तेज गति से चल सकती है और कुछ स्पेशल तरह की चाल होती है। भारी शरीर भार होने के कारण, शरीर ऊंचा होने के कारण, हाइट ज्यादा होने के कारण स्पेशल चाल को ही सवाई चाल के नाम से जाना जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गाय की वह नस्ल जिसके कान पेड़ के पत्तों की तरह लटके हुए होते हैं। गाय की वह नस्ल जिसके कान पेड़ के पत्तों की तरह लटके हुए इस तरीके से पाए जाते हैं, कौन सी नस्ल के होते हैं? साहिवाल, गिर, कांकरेज और राठी। कौन सी नस्ल के कान पेड़ के पत्तों के समान लटके हुए पाए जाते हैं? गाय की गिर नस्ल है, उसके कान पत्तीनुमा लंबे लटके हुए पाए जाते हैं। इसके अलावा बकरी के पत्तीनुमा कान देखे जाए तो कौन सी नस्ल की बकरी के कान पत्तीनुमा लंबे लटके हुए होते हैं? सिरोही नस्ल की बकरी है जिसके कान पत्तीनुमा लंबे लटके हुए पाए जाते हैं। तो राइट आंसर अपना सेकंड। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गाय की अंगोल नस्ल का उद्गम स्थल है। गाय की अंगोल नस्ल का उद्गम स्थल माना जाता है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, पाकिस्तान और हरियाणा। गाय की अंगोल नस्ल है एक तरह की अच्छी जो है वो द्विप्रयोजनी नस्ल मानी जाती है, जिसके बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही अच्छी और इंपॉर्टेंट नस्ल है। ये कहां पर पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। अंगोल नस्ल कहां पर पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। सोलापुर आंध्र प्रदेश में गाय की अंगोल नस्ल का उत्पत्ति स्थान माना जाता है, जो कि एक अच्छी द्विप्रयोजनी नस्ल मानी जाती है। चलें आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन पढ़ने से पहले अपन एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है उसको देख लेते हैं। कोठी गड्ढो। कोठी गड्ढो क्या होता है? बारात के साथ भोजन आदि के बर्तन और सामान लेकर चलने वाली गाड़ी को क्या कहा जाता है? कोठी गड्ढो कहा जाता है। ये आपने देखा होगा पुराने टाइम में क्या होता था, जो राजा महाराजा होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर पड़ाव डालते थे, तो रास्ते में क्या करते थे, वो जो अपने लाव लश्कर साथ में लेके चलते थे, जो गाड़ियां होती थी जिनके अंदर उनके खाने पीने के बर्तन होते थे, रसोई का सामान होता था, वो रखने के लिए जो भी गाड़ियां यूज करते थे, जो भी गाड़ियां यूज की जाती थी, उन्हें क्या कहा जाता है? कोठी गड्ढो कहा जाता है। तो वही गाड़ियां हैं वो यहाँ पर यूज करते हैं। यहाँ पर बारात का नाम काम में ले लिया है, और जो है वो उससे पहले जो है वो जो राजा महाराजा होते थे वो अपने लाव लश्कर को उसके साथ लेकर चलते थे। तो देखिए मैम क्या करें, मेरा नाम एक बार ले दें। चलिए धीरज, महेश, आदर्श, जितेंद्र, वेरी गुड आफ्टरनून, नरेंद्र बन्ना, जय माता दी, बैलगाड़ी, हाँ बिल्कुल जो है वो बैलगाड़ी टाइप ही होता है। सैल्यूट मैम जी, बिल्कुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन संस्थान के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुजाता नस्ल किसका संकरण है? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, सुजाता नस्ल किसका संकरण है? एचएफ इंटू साहिवाल, ब्राउन स्विस इंटू लाल सिंधी, एचएफ इंटू थारपारकर, जर्सी इंटू साहिवाल। सुजाता मतलब स और जय दोनों वर्ड आ रहे हैं, तो स से आती साहिवाल, जय से आती जर्सी। तो जर्सी और साहिवाल देखो किसके अंदर आ रही है, तो जर्सी और साहिवाल। सुजाता का क्रॉस बताना है, तो जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें आ रही है जर्सी इंटू साहिवाल। इसका क्रॉस क्या होती है? सुजाता होती है। सुजाता जर्सी इंटू साहिवाल का क्रॉस है। बिल्कुल भादरा से बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन सभी का। मैम मेरा नाम बिलो, बबली, किरण यूपी से स्वागत, अभिनंदन, राहुल, संजय, आदर्श, एचएसआर, मैम रेखा, रचना, नवीन, मंजू, आकाश, वेरी गुड आफ्टरनून, सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। रॉयल संस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत हार्दिक आभार आप सभी का। अरे भाई आ नहीं रहे नाम, आप लोगों के कमेंट्स तो दिख जाते हैं लेकिन सभी के नाम लेना पॉसिबल नहीं है, फिर भी जिनके आ रहे हैं उनका मैं ले रही हूँ। प्रियंका, मीना, संजय, मोनिका, निकिता, स्टार, बाबू, मनीषा। चलिए बाद में देखेंगे अपन और सभी के नाम, गजानंद, वासुदेव, निक्षिता। चले अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गर्दन मजबूत, चौड़ी छाती, सीधी पीठ गाय की किस नस्ल की प्रमुख विशेषता है? गर्दन मजबूत, चौड़ी छाती व सीधी पीठ गाय की किस नस्ल की प्रमुख विशेषता मानी जाती है? साहिवाल, थारपारकर, नागौरी और राठी। कौन सी नस्ल की प्रमुख विशेषता है वो ये मानी जाती है? तो गाय की नागौरी नस्ल है, उसमें गर्दन मजबूत, चौड़ी छाती व सीधी पीठ पाई जाती है। ये इस नस्ल की उपयुक्त विशेषता, प्रमुख विशेषता मानी जाती है। इसी के कारण इसके बैल है वो तेज दौड़ने वाले होते हैं। बैल कैसे होते हैं? तेज दौड़ने वाले व कृषि कार्य में उपयुक्त माने जाते हैं। तेज दौड़ने वाले व कृषि कार्य हेतु उपयुक्त माने जाते हैं। इसी के कारण सबसे अच्छी भारवाही नस्ल है वो कौन सी मानी जाती है? नागौरी मानी जाती है। सबसे अच्छी भारवाही नस्ल नागौरी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आता है, निम्न में से गाय की नस्ल नहीं है। अगला क्वेश्चन अपने आता है, निम्न में से गाय की नस्ल कौन सी नहीं है? लखीमी, खैरीगढ़, नागपुरी और पंवार। कौन सी नस्ल है वो गाय की नहीं है या किसी अन्य पशु की है? तो बताओ जल्दी से, बिल्कुल जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी कराओ। बिल्कुल कराते हैं। अरे सोने का टाइम सोते ही रहोगे क्या? पढ़ लो, कभी कभार तो होती है ऐसी क्लासेस। हाँ बिल्कुल, क्लास डिलीट नहीं की जाएगी, आराम से लो आप। एग्जाम तक 10 बार देखो, 20 बार देखो, चाहे रोज देखो। आंसर आ रहा है नागपुरी।
खैरीगढ़, सोहन, मोनिका, HSR, नागपुरी आंसर आ रहा है। बात करें अपन राइट आंसर की, निम्न में से गाय की नस्ल नहीं है। बिल्कुल नागपुरी इज राइट आंसर। नागपुरी किस पशु की नस्ल है? भैंस की नस्ल है, जो महाराष्ट्र में पाई जाती है। नागपुरी भैंस की सबसे हल्की नस्ल है, हल्की श्रेणी में आने वाली नस्ल है, तो ये नस्ल है वो राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से दुधारू नस्ल है देवनी, राठ, अंगोल और मालवी, कौन सी जो है वो इसकी जो है वो दुधारू नस्ल मानी जाती है? हाँ, निम्न में से गाय की दुधारू नस्ल कौन सी है? देवनी, राठ, अंगोल और मालवी। तो देवनी है गाय की दुधारू नस्ल मानी जाती है, जो कि महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में पाई जाती है। यह दक्षिण भारत की प्रमुख दुधारू नस्ल मानी जाती है। दक्षिण भारत की प्रमुख दुधारू नस्ल है। राठ है वो भारवाही नस्ल है, अंगोल द्विप्रयोजनी है, मालवी और ये सब जो है वो भारवाही और द्विप्रयोजनी नस्लें आती है। यहां पर पूछा है आपको दुधारू नस्ल है तो कौन सी आती है? देवनी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अगला, आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। आपेक्षिक घनत्व किससे ज्ञात किया जाता है? कौन सा यंत्र यूज करते हैं? लैक्टोमीटर द्वारा, एनीमोमीटर द्वारा, ब्यूटाइरोमीटर द्वारा और गर्बर मशीन द्वारा। आंसर देंगे सभी स्टूडेंट। जो है वो वसा परीक्षण आपेक्षिक घनत्व है वो किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? बिल्कुल, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। भूख लग रही है मैम, कोई बात नहीं, खा लो, 5 मिनट गैप दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 5-7 क्वेश्चन होंगे तो बाद में देख लेना। खाना तो खाओ भाई, खाना खाए बिना कैसे काम चलेगा? बिल्कुल खा सकते हो आप, खाना खा सकते हो। हाँ, सीसा गिराने से गाय की दुधारू नस्लें उनको इजीली याद रख सकते हैं। पूरी ट्रिक्स है, मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। आपेक्षिक घनत्व किसके के द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है? तो आपेक्षिक घनत्व के द्वारा दूध का जो है वो आपेक्षिक घनत्व किससे ज्ञात किया जाता है? सॉरी, तो दूध का आपेक्षिक घनत्व लैक्टोमीटर यंत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है। आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? किसी भी वस्तु के इकाई आयतन भार की तुलना पानी के इकाई आयतन भार से करने को ही क्या कहते हैं? आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। तो वो आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए लैक्टोमीटर यूज किया जाता है। और ये क्या पता लगाते हैं? दूध में पानी और सेपरेटा दूध की मिलावट का पता लगाने के लिए दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। पानी और सेपरेटा दूध की मिलावट का पता लगाने के लिए आपेक्षिक घनत्व लैक्टोमीटर यंत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है। अगला क्वेश्चन अपने आता है, गाय पालन हेतु खुला आवास होना चाहिए। गाय पालन हेतु खुला आवास कितना होना चाहिए? यहां पर मीटर में पूछा है और वर्ग फीट में भी आ सकता है। वर्ग मीटर में दिया गया है 7.4 मीटर स्क्वायर, 10 स्क्वायर मीटर, 12 स्क्वायर मीटर और 19 स्क्वायर मीटर। आंसर बताना है गाय पालन हेतु खुले आवास की आवश्यकता। चलिए जल्दी से आंसर बताएं। हाँ, वेरी गुड। हिम्मत सिंह, मनीषा, अंकित, सोहन, आराधना, शिवानी, बबलू, अंकित, सुमन, संदीप, बेस्टी, मनीषा, विकास सैनी, अनिल कुमार, पूजा, अंकित जाट। चलिए आंसर की बात करते हैं। गाय पालन हेतु खुला आवास कितना होना चाहिए? 7.4 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 7.4 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। अगर अपन वर्ग फीट की बात करें, फीट स्क्वायर में, तो 80 से 100 वर्ग फीट है वो इसका वर्ग फीट में आंसर होता है। यहां पर आपको मीटर में ही पूछा है, तो इस तरीके से जो है वो आपको पता लगा सकते हैं। अगर आपको जो है उसको कन्वर्ट करना है तो इसके कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला बताया गया है कि कैसे स्क्वायर फीट को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे वर्ग मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सारी चीजें मैं आप लोगों को पहले से ही बता चुकी हूं। अब अपन बात करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उसमें बात करते हैं गाय के दूध में वसा प्रतिशत होता है। गाय के दूध में वसा प्रतिशत कितना होता है? तो 1.1 to 3% होता है, 4 to 5% होता है, 7 to 10 होता है और 8 to 11 होता है। गाय के दूध में वसा प्रतिशत कितना होता है? आंसर देना है जल्दी से। सोनू मेवाड़ा झालावाड़ से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। पवन मेहरा, बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। डबल बार स्वागत, जितनी बार मैंने नाम लिया नहीं लिया उतनी बार आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। रॉयल संस्थान के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत आप सभी स्टूडेंट्स का। चलिए बात करते हैं अपन इस क्वेश्चन के आंसर की। गाय के दूध का वसा प्रतिशत कितना होता है? 4 से 5% एवरेज गाय के दूध में वसा प्रतिशत पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अगला, गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? अगला क्वेश्चन है, गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन, लैक्टोज, विटामिन और कैसीन। किसके कारण गाय के दूध का पीला रंग होता है? गाय के दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण गाय के दूध का पीला रंग पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान की देसी नस्ल है। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान की देसी नस्ल है साहिवाल, राठी, थार पारकर और गिर। राजस्थान की देसी नस्ल बतानी है तो साहिवाल जो है वो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले की है, इंडिया की फेमस ब्रीड है। राठी राजस्थानी ब्रीड है, थार पारकर पाकिस्तान के, फिर से गिर गुजरात की। तो राजस्थान की देसी नस्ल कौन सी होगी? राठी राजस्थान की देसी नस्ल है, जिसे राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। ये नस्ल है वो पश्चिमी राजस्थान, गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले में पाई जाती है। एक बार सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक और शेयर करेंगे, जितना हो सके अपने सारे ग्रुप्स हैं उनमें सेंड करें क्लास को, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं वो क्लास को ज्वाइन कर सके। जो भी गए हैं स्टूडेंट वो भी वापस आ जाएं, सो तो भाई बाद में लेना आप लोग। चले अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गाय की पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल। गाय की पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल कौन सी मानी जाती है? साहिवाल, राठी, थार पारकर और गिर। गाय की पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल कौन सी मानी जाती है? गाय की पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल थार पारकर मानी जाती है। नाम से ही पता चल रहा है थार को पार करके आई है, वो क्या होती है? थार पारकर होती है, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के थार पारकर एरिया में और राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर जिले में पाई जाती है। तो ये क्या होगी? थार पारकर गाय की पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल होगी। बिल्कुल यूपी से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सभी का। वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें उससे पहले एक छोटा सा टर्म देख लेते हैं अपन। गाड़ी या रेडिकुलो किसे कहते हैं? गाड़ी या रेडिकुलो क्या होता है? पहाड़ी प्रदेश में पत्थर ढोने के लिए तैयार की गई गाड़ी को गाड़ी या रेडिकुलो कहा जाता है। पत्थर ढोने के लिए जो भी गाड़ी तैयार की जाती है जो पशु के द्वारा चालित होती है उसे क्या कहते हैं? गाड़ी या रेडिकुलो कहते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कांकरेज नस्ल को किस उपनाम से जाना जाता है? कांकरेज नस्ल को किस उपनाम से जाना जाता है? तो देखिए, रैंडी, लोला, बनियार और भामान। किस नाम से जाना जाता है कांकरेज नस्ल को? फटाफट से आंसर देंगे भाई। पढ़ाई करते करते नाश्ता कर रहे हो?
चलो बिल्कुल जो है वो कर सकते हो, आज कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम टाइम में बुक्स भी वहीं पर रहती हैं, खाना भी वहीं पर रहता है, सब काम वहीं पर होते हैं एक ही जगह पे, तो सारी चीजें कर सकते हैं। स्टूडेंट्स लाइफ में ये सब जो है वो जायज है, सभी काम कर सकते हो। बिल्कुल यूपी वालों को भी याद कर लेते हैं। नरेंद्र जो है वो कह रहे हैं मैम आज यूपी वालों को याद नहीं किया है। बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सभी का। चलें बात करें अब अगले क्वेश्चन की। कांकरेज नस्ल को किस उपनाम से जाना जाता है? कांकरेज नस्ल है उसे बनियार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बनियार के नाम से जानते हैं। रैंडी उपनाम से गिर गाय को जाना जाता है, लोला उपनाम से साहिवाल नस्ल को जाना जाता है, और भामान के नाम से भी गिर नस्ल को ही जाना जाता है। राइट आंसर अपना साहिवाल, सॉरी कांकरेज नस्ल उसे बनियार के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व की सबसे सुंदर गाय की नस्ल, विश्व की सबसे सुंदर गाय की नस्ल कौन सी होती है? तो सबसे सुंदर गाय की नस्ल शॉर्ट हॉर्न, गॉन्सी, आयरशायर और जर्सी। सबसे सुंदर गाय की नस्ल कौन सी मानी जाती है? जो आयरशायर है गाय की, स्कॉटलैंड में पाई जाती है, गाय की सबसे सुंदर नस्ल पाई जाती है या मानी जाती है। स्कॉटलैंड में गाय की सबसे सुंदर नस्ल आयरशायर को जाना जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कृत्रिम गर्भाधान विधि से गाय को गर्भित कराने के लिए वीर्य कहां डाला जाता है? गाय को गर्भित कराने के लिए वीर्य का सेचन कहां पर किया जाता है? तो कृत्रिम योनि विधि से योनि में किया जाता है। तो राइट आंसर है इसका योनि में। गाय के गर्भाधान कराने के लिए जो योनि होती है उसमें वीर्य का सेचन किया जाता है। सर्विक्स होता है, उसके बाद सर्विक्स में आता है, गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है, ये इस तरीके से वीर्य का सेचन किया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गाय की द्विप्रयोजनीय नस्ल, ड्यूअल पर्पस ब्रीड कौन सी है? गाय की किस नस्ल को दुधारू माना जाता है? गाय की साहिवाल नस्ल, इसके सीसा गिरा जैसे याद रख सकते हैं, सी से संधि आती है, सा से साहिवाल, गे से गिर, रा से राठी और दे से देवनी, ये सारी दुधारू नस्लें हैं गाय की। चलें आगे चलें आप अपन। गाय की द्विप्रयोजनीय नस्ल कौन सी है? गिर, नागौरी व राठी, थारपारकर व कांकरेज और जर्सी। तो गाय की द्विप्रयोजनीय या ड्यूअल पर्पस ब्रीड कौन सी मानी जाती है? थारपारकर व कांकरेज गाय की प्रमुख जो है वो द्विप्रयोजनीय नस्लें मानी जाती हैं। अगली नेक्स्ट ब्रीड आती है, भेड़ में यौवनारंभ अवधि कितनी होती है? भेड़ में यौवनारंभ अवधि है, प्यूबर्टी टाइम है वो कितना होता है? भेड़ का प्यूबर्टी टाइम बताना है। भेड़ में और बकरी में दोनों में, भैंस का अपन देख चुके हैं प्यूबर्टी टाइम, गाय और भैंस का। अब आपको भेड़ में प्यूबर्टी टाइम बताना है। भेड़ में प्यूबर्टी जो होती है, यौवनारंभ कब आता है? 10 से 11 माह की अवधि में आता है। कब आता है? 10 से 11 माह की अवधि में भेड़ में प्यूबर्टी टाइम माना जाता है। तो राइट आंसर है 10 से 11 माह। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दूध का सबसे कम घटने व बढ़ने वाला पदार्थ, दूध का सबसे कम घटने व बढ़ने वाला पदार्थ कौन सा माना जाता है? दूध का सबसे कम घटने वाला पदार्थ व बढ़ने वाला पदार्थ जिसे परिवर्तनशील कारक कहा जाता है, प्रोटीन, वसा, लैक्टोज और उपयुक्त सभी, कौन सा पदार्थ है वो सबसे अधिक परिवर्तनशील माना जाता है? तो दूध की दूध की जो वसा होती है वो सबसे अधिक परिवर्तनशील कारक या सबसे अधिक घटने व बढ़ने वाला पदार्थ माना जाता है। राइट आंसर है अपना सेकंड, वसा। अगला क्वेश्चन है, बछड़े को बैल बनाने हेतु किस समय बधियाकरण करना चाहिए? अलग अलग पशु के लिए बधियाकरण टाइम होता है। जो नर पशु होते हैं गाय भैंस के, उनको बैल बनाने के लिए उनको जो बधियाकरण करना चाहिए वो 1 साल की उम्र में किया जाता है। 1 ईयर की एज में उनको बधियाकृत किया जाता है। राइट आंसर अपना 1 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खीस में प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है? अगला क्वेश्चन आता है, खीस में प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है? 12.98%, 14.7, 10.6, 17.51। तो कितनी प्रतिशत खीस में प्रोटीन कंटेंट है पाया जाता है? जल्दी से आंसर दें। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। मैम मेरा नाम नहीं आया, किसका नाम नहीं आया अभी? हाँ आंसर आ रहे हैं, पीईटी, लैक्टोज है, बिल्कुल है लैक्टोज है। मैम आपने क्या नहीं किया भाई, लैक्टोज ही है मैम। लैक्टोज जो है वो सबसे कम परिवर्तनशील कारक है। क्या बता दिया, क्वेश्चन क्या था अपना, एक बार चेक कर लेते हैं। दूध का सबसे कम अच्छा ऐसा पूछा, बिल्कुल सॉरी इसके लिए मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो ध्यान से नहीं पढ़ा। दूध का सबसे कम घटने व बढ़ने वाला पदार्थ मतलब सबसे कम परिवर्तनशील पूछा है, ना कि अधिक परिवर्तनशील। सबसे कम परिवर्तनशील कारक है वो कौन सा माना जाता है? लैक्टोज माना जाता है। दूध की जो लैक्टोज होती है वो सबसे कम परिवर्तनशील होती है। दूध का मीठापन है वो सबसे कम परिवर्तनशील माना जाता है। बिल्कुल जो है उसको करेक्शन कर लेना, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, चेक कर लेना इसको। अगला अपन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खीस में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो खीस में, गाय की खीस में प्रोटीन की मात्रा 17.51 होती है। कितनी होती है? 17.51% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिपिंग क्रीम में वसा की मात्रा कितनी पाई जाती है? व्हिपिंग क्रीम होती है जिसे मध्यम क्रीम कहा जाता है, उसमें वसा की मात्रा कितनी पाई जाती है? फैट परसेंटेज कितना होता है मध्यम क्रीम में? मध्यम क्रीम में फैट परसेंटेज की बात की जाए 18 से 25, 25 से 45, 45 से 50, 50 से 55। तो मध्यम या जो व्हिपिंग क्रीम होती है उसमें वसा की मात्रा 25 से 45% होती है। कितनी होती है? 25 से 45%। 3 प्रकार की क्रीम होती है। पतली क्रीम में 20 से 25% फैट होती है, मध्यम क्रीम में 25 से 45% और गाढ़ी और रिच क्रीम में 45% से ज्यादा क्रीम होगी। उस क्रीम को जो है वो गाढ़ी क्रीम या रिच क्रीम कहा जाता है। तो राइट आंसर हो गया अपना सेकंड। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गाय की वह नस्ल जिसे त्रिसंकर संकरण द्वारा डेवलप किया गया। ट्रिपल क्रॉस का एग्जांपल क्या है? थारपारकर, राठी, गिर और साहिवाल। तो ट्रिपल क्रॉस का एग्जांपल कौन सी नस्ल को माना जाता है? फटाफट से आंसर दो, फटाफट से। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। चलिए दीपांशु कह रहे हैं कि पता नहीं मैसेज थोड़ा सा बड़ा है तो मुझे दिख नहीं रहा है। नेपाल सिंह, वेरी गुड आफ्टरनून। मैम मेरा नाम नहीं आया है। दीपांशु कह रहे हैं 10:30 बजे से, क्या कह रहे हैं, 10:30 बजे से शायद क्लास ले रहे हैं। दीपांशु बहुत बहुत जो है वो हार्दिक आभार आपका क्लास अटेंड करने के लिए धौलपुर से। वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए बात करते हैं आपस में, गाय की जो संकर नस्ल है, त्रिसंकर संकरण से डेवलप की गई है, सॉरी, वो कौन सी नस्ल आती है? राठी आती है। जिसका किस किस का क्रॉस है, कैसे याद रख सकते हैं? साथी रे से याद रख सकते हैं। साथी रे से कैसे? सा से आती है साहिवाल, सा से आती है साहिवाल, फिर आती है थ से आती है थारपारकर इंटू थारपारकर, और रे से आती है रेड सिंधी, रे से आती है रेड सिंधी। तो ये इन तीनों का क्रॉस क्या कहलाती है?
राठी कहलाती है। तीनों का क्रॉस क्या कहलाती है? राठी कहलाती है। ये हो गया अपने गाय की नस्ल का त्रिशंकर संकरण से डेवलप की गई है राठी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उससे पहले अपन एक टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं, छोटी सी सुंदर सी इमेज है। छकड़ो या छकड़ी किसको कहते हैं? छोटी व हल्की गाड़ी को तांगो, छकड़ो या छकड़ी कहा जाता है। छोटी और हल्की गाड़ी होती है उसे क्या कहते हैं? तंगड़ो, सॉरी, उसे जो है वो तांगो, छकड़ो और छकड़ी के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सरदारपुर से राम राम, वेरी गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर्वाधिक वसा प्रतिशत किस नस्ल के दूध में पाया जाता है? सबसे ज्यादा वसा प्रतिशत किस नस्ल के दूध में पाया जाता है? जल्दी से आंसर देंगे। बिल्कुल तांगो कहा जाता है उसको, तांगा। लगातार ज्वाइन करी हूं क्लास। प्रियंका वर्मा, बहुत बहुत हार्दिक आभार आपको। सौरभ है, चंदन है, विकास, राहुल, महबूब खान, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं रॉयल संस्थान की तरफ से और हार्दिक आभार आप सभी का। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सर्वाधिक वसा किस नस्ल के दूध में पाई जाती है? सबसे ज्यादा वसा है साहिवाल, जर्सी, ब्राउन स्विस और बदावरी। किस नस्ल के दूध में पाई जाती है? देखो यहाँ पर गाय की देसी नस्ल, गाय की विदेशी नस्ल और भैंस की नस्ल, सारी नस्लें हैं। अब इनमें से आपको बताना है सबसे ज्यादा वसा किसमें पाई जाती है। तो साहिवाल में तो लगभग 4.5 से 6% वसा होती है। जर्सी के अंदर वसा कितनी होती है? लगभग 5 से 5.5% होती है। 5 से 5.5% वसा होती है। इतनी ही वसा ब्राउन स्विस में होती है। अब बात करते हैं बदावरी की। बदावरी के अंदर वसा है वो 11 से लेकर 14% तक होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा वसा बदावरी नस्ल की भैंस में पाई जाती है। राइट आंसर आता है अपना बदावरी नस्ल की भैंस में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गाय की कांकरेज नस्ल का दूध उत्पादन पाया जाता है। गाय की कांकरेज नस्ल का दूध उत्पादन कितने पाया जाता है? 1500 लीटर, 2000 लीटर, 4000 लीटर और 6000 लीटर। कांकरेज गाय की एक द्विप्रयोजनीय नस्लों में एवरेज नस्ल है। सबसे ज्यादा 1600 से 2000 है वो किसका होता है? थार पारकर का होता है। और बाकी का 1000 से 1500 लीटर होता है। तो ये भी बाकी में ही आती है। तो 1000 से 1500 वाली रेंज कहां पर आ रही है? इस फर्स्ट ऑप्शन में ही आ रही है। तो बात करें अपन इसका राइट आंसर की, गाय की कांकरेज नस्ल का दूध उत्पादन 1500 लीटर प्रति ब्यात पाया जाता है। राइट आंसर है इसका 1500 लीटर प्रति ब्यात। चलिए यूपी और बिहार से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सभी का क्लास में, संस्थान में जुड़ने के लिए। वेरी गुड आफ्टरनून। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गाय की जर्सी नस्ल में कितनी प्रतिशत वसा पाई जाती है? गाय की जर्सी नस्ल में कितने प्रतिशत वसा पाई जाती है? 4.5, 5.5, 6.5 और नन ऑफ दीज। गाय की जर्सी नस्ल में कितना % वसा पाई जाती है? लास्ट क्वेश्चन में बता चुकी हूं, 5.5% गाय की नस्ल में वसा है पाई जाती है। राइट आंसर है 5.5। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दूध